अध्याय 1361। मैंने पूछा, तो बताओ। समझे। महिला के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा भयानक रूप से पीला था, जबकि उसकी आंखें मौत की तरह स्थिर थीं। उसके चारों ओर एक सुनहरी रस्सी बंधी हुई थी, और उससे लगातार हल्की सुनहरी रोशनी के धागे निकल रहे थे जो उसे घेरे हुए थे। यांग यी हैरान रह गया, क्योंकि उसने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचान लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि फेन कैंग्यान था, जो उस दिन लेडी को लेने के लिए रेडियंट आयाम में आया था। वह यहाँ क्या कर रहा है? वह गुलाम कैसे बन गया? यांग ये की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। क्या उसे कुछ हुआ है? यह सोचकर यांग ये की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसी समय उसके दिल की गहराई से घबराहट की एक किरण निकल पड़ी। ये लियुन ने यांग ये की असामान्य प्रतिक्रिया देखी और पूछा, क्या आप उसे पहचानते हैं? यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, उसे पकड़ो। ये लियुन ने यांग ये की ओर देखा, और फिर वह पत्थर के मंच की ओर देखने लगी। हरे रंग की पोशाक में महिला ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और मुस्कुराई। सब लोग, उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। वह क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन से है। मुझे लगता है कि आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। यह सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के साथ युद्ध में है। हालांकि यह अभी काफी बुरी स्थिति में है। वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और बोली, मैं विषय से भटक गई हूं। चलिए मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन में वारगॉड कबीले के बारे में सुना होगा। वह उसी कबीले से है। इसके अलावा उसका दर्जा काफी ऊंचा है। वह वारगॉड कबीले के 4 हॉल मास्टर्स में से एक है, हेवनली फ्लेम हॉल का मास्टर फैन कैंग्यान। उसकी ताकत ट्रू वॉइडर दायरे में है, और उसकी आत्मा के 2 धागे हमारे कब्जे में हैं। इसलिए अगर आप उसके लिए बोली लगाने में रुचि रखते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि वह भाग जाएगा या आपको धोखा देगा। शुरुआती कीमत 100 दिव्य क्रिस्टल है। अचानक एक आवाज गूंजी, मिस टिंग्यू, अगर हम उसे खरीद लें तो क्या वारगॉड कबीला हमारे साथ मुसीबत मोल ले लेगा? हरे रंग की पोशाक में टिंग्यू नाम की महिला ने आवाज की दिशा में देखा और कहा, यह आपका अपना मामला है। हम सिर्फ बिक्री के प्रभारी हैं। ठीक है, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन जल्द ही अस्तित्व में नहीं आ सकता है। क्योंकि मुझे मिली जानकारी के अनुसार क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के साथ उनकी लड़ाई में बार बार पीछे धकेला जा रहा है। अगर इसे बाहरी लोगों से कोई मदद नहीं मिली, तो मुझे यकीन है कि इस दुनिया से वारगॉड कबीले को खत्म होने में 2 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अचानक एक आवाज गूंजी, क्यों? यह यांग ये था जिसने पूछा था। टिंग्यू ने यांग ये और ये लियुन की दिशा में देखा, और फिर उसने अपनी नजर हटा ली और कहा, शुरुआती बोली 100 दिव्य क्रिस्टल है। चलो शुरू करते हैं। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। यांग ये ने अपनी नाक रगड़ी और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसकी त्वचा काफी मोटी थी, इसलिए उसे इससे उबरने और ये लियुन को देखने में बस एक पल लगा। ये लियुन ने कहा, जब हम अंदर गए तो मैंने एक बात नोटिस की, और वह यह कि इन कमरों की स्थिति अलग है। उदाहरण के लिए, वहां देखो। बोलते समय उसने एक कमरे की ओर इशारा किया जो उनसे 300 मीटर दूर था। वह कमरा भी एक संरचना से ढका हुआ था, लेकिन संरचना द्वारा बनाए गए प्रकाश अवरोध पर एक छोटा सा शब्द लिखा था, वीआईपी। ये लियुन ने कहा, समझे? यांग ये ने सिर हिलाया। सीधे शब्दों में कहें तो वे आम जनता के बीच थे, इसलिए उनका कोई दर्जा नहीं था और उन्हें अनदेखा किया गया था। वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा। भले ही उसे उन लोगों के प्रति काफी घृणा महसूस होती थी जो दूसरों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन दुनिया बस इतनी ही यथार्थवादी थी। अगर किसी के पास ताकत नहीं है, तो दूसरों की तो बात ही छोड़िए, उनके सबसे करीबी लोग भी उन्हें नीची नजर से देख सकते हैं। इस बीच फैन कैंग्यान के लिए बोली 1000 दिव्य क्रिस्टल या 100,000 बैंगनी क्रिस्टल तक बढ़ गई थी। यह राशि निश्चित रूप से आम साधकों के लिए एक खगोलीय आंकड़ा थी, लेकिन यह शायद यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ बदलाव था। नहीं, यह उनके लिए बदलाव भी नहीं हो सकता। अमीर और गरीब के बीच का अंतर अकल्पनीय था। इस बीच ये लियुन ने अचानक पूछा, क्या आप उसे पाने के लिए दृढ़ हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि फेन कैंग्यान की हालत ऐसी क्यों हो गई, लेकिन वह लेडी का अधीनस्थ था। इसलिए चूंकि उसने फेन कैंग्यान को ऐसी हालत में देखा था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से मदद करनी ही थी। ये लियुन ने सिर हिलाया, और फिर उसने पत्थर के मंच पर नजर डाली और कहा, 3000 दिव्य क्रिस्टल। यह सुनकर टिंग्यू चौंक गई, और वह यांग ये और ये लियुन की दिशा में देखने लगी। यांग ये ने भी उसे काफी आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने तुरंत बोली को 1000 से बढ़ाकर 3000 दिव्य क्रिस्टल कर दिया था। यह 300,000 बैंगनी क्रिस्टल के बराबर था। हालांकि यांग ये को इसका कारण समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यह काफी बड़ी संख्या थी, लेकिन एक सच्चा वोइडो उस कीमत के लायक था। 3500। अचानक एक आवाज गूंजी। टिंग्यू के मुंह के कोनों पर तुरंत मुस्कान आ गई।
अगर लोग आइटम के लिए प्रतिस्पर्धा करते तो कीमत और भी ज्यादा होती जाती। कीमत जितनी ज्यादा होती उसका कमीशन उतना ही ज्यादा होता। अचानक एक आवाज गूंजी, 5,000। यह ये लियुयुन था। यांग यी की आंखों के कोने झपकने से नहीं बच सके जब उसने उसे 5,000 दिव्य क्रिस्टल की बोली लगाते सुना। आखिरकार यह उसके पास मौजूद हर चीज का लगभग आधा हिस्सा था। आप पैसे ऐसे खर्च नहीं करते। यांग ये के दिल से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें से खून बह रहा हो, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। ये लियुयुन की संपत्ति ने दूसरे बोली लगाने वाले को चौंका दिया था। इसलिए जब टिंगयू ने लगातार 3 बार पूछा लेकिन किसी ने भी दूसरी बोली नहीं लगाई, तो फेन कैंगयान को यांग ये को बेच दिया गया। ये लियुन ने यांग ये को देखा और मुस्कुराया, क्या यह दर्द करता है? यांग ये ने सच कहा, थोड़ा सा। ये लियुन ने कहा, आप उसे पाने के लिए दृढ़ थे, इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अन्यथा अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो कीमत और भी अधिक हो सकती है। भले ही हम थोड़ा अधिक खर्च करते हैं, लेकिन यह सुरक्षित है। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। इस बीच ये लियुन ने अचानक पूछा, आपके पास कितने बैंगनी क्रिस्टल हैं? यांग ये ने जवाब दिया, लगभग 10 लाख से थोड़ा ज्यादा। क्यों? ये लियुन ने उसे एक अजीब नजर से देखा, मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रही हूं कि तुमने इतने सारे बैंगनी क्रिस्टल कैसे कमाए। यह तलवार गठबंधन की आय के आधे महीने के बराबर है। यांग ये मुस्कुराया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, तलवार गठबंधन की आय का आधा महीना। तलवार गठबंधन आधे महीने में इतना कमाता है? ये लियुन ने पलकें झपकाईं, क्या तुम्हें नहीं पता था? हाँ, लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गई। यांग ये अवाक रह गया। ये लियुन मुस्कुराया, क्या आप जानते हैं कि शहर के प्रवेश शुल्क और निवास शुल्क से तलवार गठबंधन हर दिन कितने बैंगनी क्रिस्टल कमाता है? आप निश्चित रूप से राशि की कल्पना करने में असमर्थ हैं। केवल प्रवेश शुल्क से ही हर महीने लगभग 300,000 बैंगनी क्रिस्टल मिलते हैं। इसके अलावा शहर में एकत्र की जाने वाली अन्य फीस जैसे दूसरों को किराए पर दी गई जमीन और शहर में रहने के लिए निवास शुल्क से हर महीने लगभग 3,000 बैंगनी क्रिस्टल मिलते हैं। बेशक शहर के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए इसकी एक बड़ी राशि का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि शेष बैंगनी क्रिस्टल अभी भी एक बड़ी राशि हैं। यांग ये ने पूछा, जब आप आए थे तो आप अपने साथ बैंगनी क्रिस्टल लाए थे, है ना? ये लियुन ने सिर हिलाया। यांग ये ने जल्दी से पूछा, कितने? उसने जवाब दिया, 3 मिलियन। 3 मिलियन। यांग ये का चेहरा सदमे से भर गया, क्योंकि 3 मिलियन बैंगनी क्रिस्टल 30,000 दिव्य क्रिस्टल के बराबर थे। ये लियुन ने यांग ये पर नजरें घुमाईं और कहा, तुम ऐसे दिखते हो जैसे वे तुम्हारे नहीं हैं। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लियुन, मुझे अचानक बहुत चिंता होने लगी है। मुझे चिंता है कि तुम एक दिन मुझे धोखा दे सकते हो और तलवार गठबंधन का खजाना निश्चित रूप से तुम्हारे द्वारा पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। वह उसे जो अधिकार देता था वह वास्तव में बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि वह व्यावहारिक रूप से उसके नीचे सबसे अधिक अधिकार रखती थी। यहां तक उसने जो ब्लेड समूह बनाया था वह भी उसे मुंह की खानी पड़ती थी। क्योंकि जहां तक का सवाल था, वह सबसे अधीनस्थ थी जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था। यह इस हद तक था कि कई लोगों को लगा कि ये लियुन के फैसले वास्तव में यांग ये के फैसले थे। अगर ये लियुन ने उसे धोखा दिया तो तलवार गठबंधन निश्चित रूप से ढह जाएगा। आखिरकार कई लोगों को उनके वर्तमान पदों या उनकी साधना में उपलब्धियों के लिए उसके द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा वह व्यावहारिक रूप से तलवार गठबंधन के बारे में सब कुछ जानती थी, और वह तलवार गठबंधन के वास्तविक स्वामी से भी बेहतर जानती थी। ये लियुन ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से बोली, क्या तुम डर गई हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, जब तक मैं जीवित हूं तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, न ही ऐसा करने की हिम्मत करोगे, है ना? ये लियुन ने उसे बहुत देर तक देखा और हंसते हुए कहा, आत्मविश्वासी पुरुष हमेशा सबसे आकर्षक होते हैं। तुमने जो गुलाम खरीदा था वह यहाँ है। यांग ये बोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक आवाज गूंजी। ये लियुन ने कहा, अंदर आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले कवच में एक आदमी फेन कैंगयान को कमरे में ले गया। यांग ये पर नजर डालते ही फेन कैंगयान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। तुम कैसे हो सकती हो? उसने स्वाभाविक रूप से यांग ये को पहचान लिया। आखिरकार जब लेडी ने यांग ये को अपनी अंगूठी दी थी तो उसने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा उसने यांग ये के प्रति हत्या का इरादा भी जगाया था, लेकिन लेडी ने उसे रोक दिया था। उसने यांग ये से यहाँ और ऐसी परिस्थितियों में मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इस बीच काले कवच वाले आदमी ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये लियुन ने उस आदमी की तरफ एक स्थानिक अंगूठी फेंकी। आदमी ने उसे ले लिया और फिर ये लियुन की तरफ ऊर्जा की एक गेंद भेजी। उसके अंदर भूरे रंग की गैस के 2 अंगूठे के आकार के धागे थे। ये फेन कैंगयान की आत्मा के धागे थे। एक बार जब ये लियुन को ऊर्जा की गेंद मिली तो उस आदमी ने अपना हाथ लहराने से पहले यांग ये और ये लियुन की ओर अपनी मुट्ठी बांधी।
उसने फैन कैंग्यान को बांधने वाली रस्सी को वापस ले लिया और फिर वह चला गया। फैन कैंग्यान ने यांग ये की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि वह कैसी है। फैन कैंग्यान ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ईमानदार होने की अनुमति दें। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप मेरी यंग मिस के व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें। अचानक यांग ये मौके पर ही गायब हो गया। फैन कैंग्यान की अभिव्यक्ति तब नाटकीय रूप से बदल गई जब उसने यांग ये की आकृति को गायब होते देखा और वह पलटवार करने वाला था। हालांकि अचानक एक भयानक दबाव की लकीर ने उस पर दबाव डाला और फिर एक तलवार उसके माथे के बीच में दबा दी गई। यांग ये ने फैन कैंग्यान को ठंडी निगाहों से देखा जो उस जगह पर पूरी तरह से स्तब्ध था, और उसने कहा, मैंने पूछा तो मुझे बताओ। समझे। अध्याय 1362 मैं उसके लिए इससे निपट लूंगा। यह पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादा है। फैन कैंग्यान ने यांग ये को स्थिर रूप से देखा जबकि अविश्वास उसकी आंखों में भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये ने वास्तव में पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादा हासिल कर लिया है। यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली, मैंने उसकी वजह से तुम्हें बचाया। अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। अब मुझे उसके बारे में बताओ। फैन कैंग्यान चुप रहा। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हैं? फैन कैंग्यान के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। अब उसे याद आया कि उसकी आत्मा अभी भी यांग ये के हाथों में है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, वह बहुत बुरी स्थिति में है। यांग ये ने कहा, मुझे विस्तार से बताओ। फैन कैंग्यान ने कहा, वास्तव में एक बार जब यंग मिस ठीक हो गई, जबकि हम अभी भी सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे, हमने स्थिति को थोड़ा कम कर दिया था और मुश्किल से उनका विरोध करने में सक्षम थे। हालांकि सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन की सेनाओं के बीच कुछ विशेषज्ञ दिखाई दिए और हमने तुरंत 7 दुनिया खो दी। इसके अलावा पैट्रियार्क और यंग मिस सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के डेमन लॉर्ड के साथ लड़ाई में घायल हो गए थे। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, आगे बढ़ो। फैन कैंग्यान ने यांग ये की ओर देखा और आगे कहा, हमने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार वे विशेषज्ञ स्काई रिवर स्टेलर क्षेत्र से थे। अभिभावकों का गठबंधन। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। रेडियंट आयाम स्काई रिवर स्टेलर क्षेत्र के क्षेत्र में था और यह अभिभावकों के गठबंधन का था। फैन कैंग्यान ने कहा, सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन को रेडियंट डायमेंशन में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को गार्डियंस के गठबंधन के साथ गठबंधन बनाने के लिए भेजा। जहां तक गार्डियंस के गठबंधन की बात है, वे उस दिन यंग मिस के हस्तक्षेप से नाखुश थे, इसलिए वे तुरंत सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन की सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेजने के लिए सहमत हो गए। मैंने ही यह किया है। यांग ये ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। फैन कैंग्यान ने यांग ये को देखा और अपने दिल में बहुत हैरान हुआ। आखिरकार जब वे उस दिन मिले थे तब यांग ये सिर्फ एक अर्धसंत था। फिर भी अब वह एक सम्राट था। इसके अलावा यांग ये की ताकत इतनी भयानक थी। भले ही वह पहले भी आश्चर्यचकित था और उसके पास कोई गहन ऊर्जा नहीं थी क्योंकि उसने अभी अभी अपनी आज़ादी वापस पाई थी, यांग ये सिर्फ एक सम्राट था और वह एक सच्चा शून्यवादी था। यदि वह कोई साधारण सम्राट होता तो वह अपने हाथ की एक लहर से उसे खत्म कर सकता था, भले ही उसमें कोई गहन ऊर्जा न हो। यांग ये काफी देर तक चुप रहे और फिर बोले, वर्तमान स्थिति कैसी है? हमारे पास केवल 3 दुनियाएं बची हैं। फैन कैंग्यान ने आगे कहा, अगर यह जारी रहा तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक टिक पाएंगे। 1 साल। यांग ये ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर उसने फैन कैंग्यान की ओर देखा, तुम पकड़े कैसे गए? फैन कैंग्यान ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, हम अभी बहुत बुरी स्थिति में हैं। अगर हमें बाहर से कोई मदद नहीं मिलती है तो क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। हालांकि अभी हमारे स्टेलर रीजन की मदद करने के लिए कोई शक्ति तैयार नहीं है। वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन के अलावा? यांग ये ने पूछा, वह तारकीय क्षेत्र जिसके साथ आपके कुलपति गठबंधन बनाने के लिए उसका उपयोग करना चाहते थे। फैन कैंग्यान ने सिर हिलाया, वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन बहुत शक्तिशाली है और सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के बराबर है। अगर वे मदद करने को तैयार हैं तो हमारा क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन निश्चित रूप से इस खतरे से पार पा सकेगा जिसका वह सामना कर रहा है। हालांकि उनकी एक शर्त है। अगर हम चाहते हैं कि वे आगे आकर मदद करें तो यंग मिस की शादी उनके कबीले में होनी चाहिए। मुझे विशेष रूप से वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन में भेजा गया था। जब वह इस बिंदु पर बोला तो उसने यांग ये की ओर देखा, शादी के जरिए गठबंधन पर चर्चा करने के लिए। यांग ये की आंखों में एक भयावह ठंडी चमक चमक उठी। क्या यह आपके कुलपति का निर्णय था या उसका निर्णय? फैन कैंग्यान ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, यह उसका था। यांग ये ने फैन कैंग्यान को देखा, जबकि उसका चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मरना चाहते हो? फैन कैंग्यान हैरान था क्योंकि यांग ये ने वास्तव में उसके प्रति हत्या की मंशा जगा दी थी। यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे सच बताओ।
लेडी के चरित्र के आधार पर उसे पूरा यकीन था कि वह निश्चित रूप से ऐसी कोई नहीं थी जो मदद पाने के लिए इस तरह का समझौता करे और दूसरी शादी करे। वह ऐसा अपमानजनक काम बिल्कुल नहीं करेगी। यांग ये जानता था कि अगर वह 3 साल में उसे खोजने नहीं गया तो वह निश्चित रूप से मौत से लड़ेगी। फेन कैंगयान कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, यह कुलपति थे। वाई ने कहा, आपके कुलपति ने उसकी मंजूरी के बिना ऐसा करने का साहस किया। फेन कैंगयान ने जवाब दिया, अगर वह सहमत नहीं होती है तो हमारे तार्किक क्षेत्र में हर कोई मर जाएगा। यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, आप सभी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फैन कैंगयान ने समझाया, हम और क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है, हर दिन अनगिनत लोग मर रहे हैं। उन लोगों को याद करो जो मेरे साथ रेडियंट आयाम में आए थे, वे सभी युद्ध में मारे गए हैं। यांग ये कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, आपको वाइल्डलैंड स्टेल क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। फेन कैंगयान ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह मेरी है। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं उसके लिए यह सब कर लूंगा। फेन कैंगयान स्तब्ध रह गया और फिर उसने बिना सोचे समझे कहा, तुम बहुत ज्यादा आंक रहे हो। वह यांग ये को बताना चाहता था कि यांग ये उसकी योग्यता को बहुत ज्यादा आंक रहा है, लेकिन फेन कैंगयान अचानक रुक गया था। उसकी आत्मा अभी भी यांग ये के हाथों में थी और यांग ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। क्या होगा अगर उसने यांग ये को क्रोधित कर दिया और यांग ये ने उसकी आत्मा को कुचल दिया? यांग ये स्वाभाविक रूप से जानता था कि फेन कैंगयान क्या सोच रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने फेन कैंगयान को परखा और पूछा, तुम गुलाम कैसे बन गए? फेन कैंगयान ने उत्तर दिया, वाइल्डलैंड स्टेल क्षेत्र की यात्रा करते समय मेरी मुलाकात एविलराइज कल्ट के सदस्यों से हुई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एविलराइज पंथ? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वे किस तार्किक क्षेत्र से हैं? फैन कैंगयान ने अपना सिर हिलाया, यह एक ऐसा संगठन है जो किसी भी तार्किक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। वे सभी प्रकार के राक्षस जानवरों, स्प्राइट राजाओं, मानव विशेषज्ञों और यहाँ तक कि शैतान जाति को पकड़ने में माहिर हैं। संक्षेप में, वे किसी को भी और किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। अनगिनत शक्तियों को उनके कारण बहुत बड़ा सिरदर्द होता है और वे इविलराइज पंथ को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इविलराइज पंथ बहुत रहस्यमय है और इसका कोई निश्चित आधार नहीं है, इसलिए उन्हें खत्म करने की बात तो दूर, हम यह भी नहीं जानते कि इविलराइज पंथ में कितने विशेषज्ञ या सदस्य हैं। फैन कैंगयान ने यांग ये की ओर देखा और कहा, अगर तुम उनसे सामना करो तो जितना हो सके भाग जाओ। उनके विशेषज्ञ तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय दानव तार्किक क्षेत्र भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। इविलराइज पंथ? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, इस क्षण से तुम मेरा अनुसरण करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे, समझे? फेन कैंगयान ने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। हमारे तार्किक क्षेत्र को वास्तव में मेरी मदद की जरूरत है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। यांग ये ने कहा, मैं तुम्हें जल्द ही वहां ले जाऊंगा। फेन कैंगयान धीमी आवाज में बोला, तुम सचमुच वहां जा रहे हो? यांग ये ने जवाब दिया, बेशक। फेन कैंगयान ने कहा, मुझे ईमानदारी से बोलने की अनुमति दें। आप वास्तव में अपनी जान दे रहे हैं? यांग ये ने कहा, अगर यह सच है तो भी मैं जा रहा हूं। फैन कैंगयान बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीछे आओ, इसलिए जैसा मैं कहूं वैसा करो। फेन कैंगयान ने यांग ये की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। यांग ये ने फैन कैंगयान पर कोई और ध्यान नहीं दिया और वह पत्थर के मंच की ओर देखने लगा। कुछ वस्तुओं की नीलामी पहले ही हो चुकी थी। वहां तकनीकें, उपकरण और यहाँ तक कि प्राकृतिक खजाने भी थे। वे सभी असाधारण खजाने थे और कुछ तो 10,000 से ज्यादा दिव्य क्रिस्टल के लिए भी बेचे गए थे। पर्याप्त पैसा नहीं है। यह पहली बार था जब यांग यी को इतना गरीब महसूस हुआ। यांग ये ने कुछ देर और देखा। सभी खजाने बहुत अच्छे थे और कुछ ने उसे काफी लुभाया भी, हालांकि वे बहुत महंगे थे। अंत में यांग ये ने वहां से जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें न देखना ही बेहतर था। ठीक उसी समय जब यांग ये का समूह जाने वाला था, यांग ये ने अचानक टिंग्यू को यह कहते हुए सुना, सब लोग, अगला आइटम एक तकनीक है, स्टेलर वार्ड तकनीक। यह एक निम्न श्रेणी की मूल रैंक तकनीक है। यांग ये अचानक रुक गया जब उसने यह बात सुनी, और जब वह पत्थर के मंच की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य की एक झलक थी। स्टेलर वार्ड तकनीक, उन्होंने इसे विकसित किया था, लेकिन यह इसका पूर्ण संस्करण नहीं था। व्हाइट डी अकादमी के डीन जियाओ बिली के अनुसार, अकादमी के एक विशेषज्ञ ने बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करते समय संयोग से इसे प्राप्त किया था, लेकिन किसी कारण से यह एक अधूरी प्रति थी। लेकिन जब यह अधूरा था तो यह बेहद स्वर्ग विरोधी था। हालांकि अधूरा संस्करण उनकी वर्तमान ताकत के हिसाब से उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं था, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। यांग ये की नजर टिंग्यू पर पड़ी और वह चुपचाप सुनता रहा। टिंग्यू ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और चेहरे पर मुस्कान के साथ समझाया, स्टेलर वार्ड तकनीक मूल रैंक पर है।
अगर इसे विकसित किया जाए तो शायद एक अर्ध देवता को भी आपकी शारीरिक सुरक्षा को भेदना मुश्किल लगेगा। शुरुआती बोली 5000 दिव्य क्रिस्टल है और न्यूनतम वृद्धि 1000 दिव्य क्रिस्टल है। अचानक एक आवाज गूंजी, मिस्टिंग यू, केवल वे लोग जो तारकीय ऊर्जा की खेती कर सकते हैं वे ही उस तकनीक की खेती करने में सक्षम हैं, है ना? टिंग्यू के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर उसने यांग ये के कमरे की ओर बर्फीली ठंडी निगाह से देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इसे केवल वही व्यक्ति विकसित कर सकता है जिसने तारकीय ऊर्जा विकसित की हो, लेकिन तारकीय महाद्वीप के निवासियों के अलावा इस दुनिया में व्यावहारिक रूप से कोई और नहीं था जो तारकीय ऊर्जा विकसित कर सकता हो। दूसरे शब्दों में, जब तक उस साधक ने तारकीय ऊर्जा विकसित नहीं की हो, तारकीय युद्ध तकनीक आम साधकों के लिए मुश्किल से ही उपयोगी थी। नहीं, यह वास्तव में बेकार थी। बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए वे निश्चित रूप से इसे पाने के लिए लड़ते। लेकिन अब उन्हें पता है, इसलिए निश्चित रूप से कोई भी इसके लिए बोली नहीं लगाएगा। निश्चित रूप से, जब उन्हें पता चला कि इसके लिए तारकीय ऊर्जा की आवश्यकता है तो किसी ने भी बोली नहीं लगाई। टिंग्यू ने यांग ये के कमरे पर ठंडी नजर डाली। वह बस बोलने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज गूंजी, 6000 दिव्य क्रिस्टल। टिंग्यू की नजर फिर से यांग ये के कमरे पर पड़ी क्योंकि आवाज वहीं से आई थी। काफी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। अभी भी कोई बोली लगाने वाला नहीं था। यद्यपि मूल रैंक तकनीक अच्छी थी, लेकिन इसे प्राप्त करने का क्या मतलब था जब इसे विकसित नहीं किया जा सकता था? 6000 दिव्य क्रिस्टल कोई छोटी राशि नहीं थी। कुछ समय बाद भी कोई अन्य बोली नहीं लगी। इस बीच यांग ये ने कहा, मिस टिंग्यू, क्या यह अब मेरा है? टिंग्यू ने कुछ देर तक यांग ये की ओर देखा, फिर मुस्कुराई, बेशक। यांग ये के कमरे में स्टेलर वार तकनीक को भेजने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यह टिंग्यू ही था जो इसे उनके पास लाया। टिंग्यू ने यांग ये को एक स्क्रॉल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो एलायंस मास्टर यांग। यांग ये की आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। अध्याय 1363, मुझे मारो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित था क्योंकि वह कभी स्टेलर सिटी नहीं गया था और यह पहली बार था जब वह उससे मिला था। लेकिन वह उसे जानती थी। वह क्यों जानती थी कि वह कौन था? उसे नहीं लगता था कि उसकी ख्याति ब्रह्मांड में फैल गई है। उसने हमारी जांच की। इस बीच ये लियून ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने हमारी पहली बोली जीतने के बाद हमारी जांच करने के लिए अपने लोगों को भेजा था। वास्तव में हमारी पृष्ठभूमि का पता लगाना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, उन्हें बस यह पता लगाना है कि हम किस टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से आए हैं और वे स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि हम कहां से हैं। टिंग्यू ने ये लियून को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और सदमे की झलक दिखाई दी, क्योंकि ये लियून ने जो कुछ भी कहा था वह सही था। एक बार जब यांग ये के समूह ने अपनी पहली बोली जीत ली तो उसने यांग ये के समूह की जांच करने के लिए अपनी सेनाएं भेजीं। आखिरकार कोई भी साधारण व्यक्ति एक बार में 5000 दिव्य क्रिस्टल नहीं बना सकता। एक बार जब उसने टिंग्यू के हाव भाव में बदलाव देखा तो यांग ये को पता चल गया कि ये लियून का अनुमान लगभग पूरी तरह से सही था। वह अपने दिल में काफी हैरान था। वह व्यापारी समूह की इतनी कम समय में अपनी उत्पत्ति का पता लगाने की क्षमता से हैरान था। इससे पता चलता है कि स्टेलर सिटी के भीतर व्यापारी समूह कितना शक्तिशाली था। यांग ये ने कहा, मिस टिंग्यू, क्या आपको कुछ चाहिए? टिंग्यू ने अपनी नजर हटा ली और यांग ये को देखा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर प्रतिबंध वास्तव में समाप्त हो गए थे। इसके अलावा डार्क हेल कॉन्टिनेंट पूरी तरह से एकजुट भी था। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि यह वास्तव में एक सम्राट था जिसने इसे पूरा किया। उसने इस बिंदु पर यांग ये को देखा और कहा, मैं काफी उत्सुक हूं कि आपने अपनी ताकत से डार्क हेल कॉन्टिनेंट को कैसे एकजुट किया। यांग ये ने कहा, मिस टिंग्यू, आप यहां सिर्फ इसीलिए आई हैं? बिल्कुल नहीं। वह मुस्कुराई और फिर उसने एक सिल्वर कार्ड निकाला और उसे यांग ये को दे दिया। एलायंस मास्टर यांग, यह हमारा साधारण वीआईपी कार्ड है। कोई भी व्यक्ति जो 10,000 दिव्य क्रिस्टल खर्च करता है वह इस कार्ड को प्राप्त कर सकता है। आप इस कार्ड के साथ पहले से ही एक कमरा बुक कर सकते हैं और आप हमारे कई सदस्य लाभों का आनंद ले सकते हैं। यांग ये ने मना नहीं किया और कार्ड ले लिया। हमें अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए हम अब चलते हैं। टिंग्यू ने कहा, हमारा व्यापारी समूह थोड़ी देर में एक अंतिम वस्तु की नीलामी करेगा। यह मूल रैंक पर एक खजाना है। एलायंस मास्टर यांग, क्या आप इसे देखने नहीं जा रहे हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास और दिव्य क्रिस्टल नहीं है, इसलिए यह समय की बर्बादी है। मिस टिंग्यू, अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये एक क्षण भी नहीं रुका और चला गया। टिंग्यू दंग रह गई और फिर उसने अपना सिर हिलाया और हंसी। वे वास्तव में एक दूरदराज के स्थान से हैं। वीआईपी कार्ड की क्या बर्बादी है। डार्क हेल महाद्वीप कभी एक मध्यम दुनिया थी, लेकिन अब यह एक छोटी दुनिया से भी कमतर थी। इसलिए ऐसी जगह से कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दोस्ताना संबंध बनाने के लायक नहीं था।
नीलामी घर से निकलने के बाद यांग ये ने कहा, लियू यून, पता करो कि टेलीपोर्टेशन संरचना की मरम्मत कब होगी। जब उसे लेडी की स्थिति के बारे में पता चला तो वह रेडियंट आयाम की ओर जाने और एन नानजिंग और अन्य लोगों को लाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ये लियू यून ने कहा, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया था। मरम्मत हो जाने के बाद हम तुरंत पता लगा लेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, सौभाग्य से मैं उसे अपने साथ ले आया। वह दूरदर्शी है, इसलिए जब तक वह मेरे साथ है मैं बहुत सी परेशानियों से बच सकता हूँ। यांग ये के समूह ने कुछ नहीं कहा और बस गति बढ़ा दी। दिव्य आकाश मंडप में वापस आने के बाद यांग ये अपने कमरे में लौट आया। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि ये लियू यून के अलावा कोई भी उसे परेशान न करे। यांग ये ने स्टेलर वार्ड तकनीक से स्क्रॉल को वापस ले लिया। उसने अभी इसे खोला ही था कि यह प्रकाश की किरण में बदल गया और उसके माथे के बीच में प्रवेश कर गया। उसके बाद उसके दिमाग में सूचनाओं की एक श्रृंखला उभरी। स्टेलर वार्ड तकनीक एक निम्न श्रेणी की मूल रैंक तकनीक है। एक बार सक्रिय होने पर शरीर को क्रिस्टलीकृत करने के लिए तारकीय ऊर्जा को शरीर में खींचा जा सकता है। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर वह कमरे से गायब हो गया। कमरे से बाहर निकलते ही यांग ये को एक बेतरतीब मंडप मिला और वह उसकी छत पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसके बाद उसने आकाश में तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए चुपचाप स्टेलर वार्ड तकनीक का प्रसार किया। जैसे जैसे तकनीक प्रसारित हुई, आकाश में असीम तारों की रोशनी यांग ये की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे उसके शरीर में प्रवेश करती गईं, उसके शरीर से हल्की तारों की रोशनी निकलने लगी। दरअसल स्टेलर वार्ड तकनीक के पूर्ण और अपूर्ण संस्करणों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं था। साधना की विधि एक ही थी, इसलिए उसके लिए इसे साधना बिल्कुल आसान था, खासकर जब वह स्टेलर सिटी में था। आखिरकार यहाँ तारकीय ऊर्जा वास्तव में बहुत मोटी थी। अतीत में अधूरी स्टेलर वार्ड तकनीक ने तारकीय ऊर्जा को उसकी त्वचा, रक्त और हड्डियों में मिला दिया था। लेकिन अब पूर्ण संस्करण ने न केवल तारकीय ऊर्जा को उसके पूरे शरीर में मिला दिया, बल्कि उसके शरीर को क्रिस्टलीकृत भी कर दिया। इसका क्या मतलब था? क्रिस्टलीकरण तारकीय रूप का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार जब वह इसे सक्रिय कर लेता है और तारकीय ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है, तो तारकीय ऊर्जा ठोस हो जाती है और उसका पूरा शरीर तारकीय रूप में बदल जाता है। दिखने में यह स्टेलर वार्ड तकनीक के अधूरे संस्करण से बहुत अलग नहीं था, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत बड़ा अंतर था। यह गुणात्मक अंतर था। अचानक यांग ये के कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही देर में यांग ये की त्वचा पर क्रिस्टल ब्लू स्केल की परत जम गई और फिर उसका पूरा शरीर और यहां तक कि आंखें भी धीरे धीरे क्रिस्टल ब्लू स्केल की परत से ढक गईं। हालांकि उसकी आंखों के ऊपर के स्केल पारदर्शी थे। इसके अलावा तराजू के माध्यम से हल्की क्रिस्टल नीली ऊर्जा टिमटिमा रही थी। बहुत समय बीतने के बाद यांग ये धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने पूरे शरीर पर लगे तराजू को देखा और फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी छाती को धीरे से छुआ। यह बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ और इसने यांग ये को चौंका दिया। आखिरकार उसका हाथ तराजू से ढका हुआ था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि तराजू कितने ठंडे थे। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि ये तराजू उसकी हरकतों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। वाकई, हालांकि उसके शरीर पर शल्कों की एक परत थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे मौजूद ही नहीं हैं। इसके अलावा उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है। यांग ये ने थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को तान दिया और फिर उसने तलवार आत्मा को बुलाया। यांग ये ने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे मारने की कोशिश करो। देखते हैं कि तुम मेरी सुरक्षा को भेद पाते हो या नहीं। वह जानना चाहता था कि उसकी सुरक्षा कितनी मजबूत है। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अपनी वर्तमान शारीरिक सुरक्षा के आधार पर अगर वह वहां खड़ा रहे और एक वोइडर को दिन रात उसे मारने दे तो भी उसे कोई चोट नहीं लगेगी। तलवार आत्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है? यांग ये ने सिर हिलाया, बेशक। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर तलवार के अग्रदूत में तब्दील हो गई और फिर प्रकाश की एक किरण में बदल गई, जिसने यांगी की छाती पर वार किया। अनुभव करना। एक दबी हुई धमाका हुआ और फिर यांग ये को 10 मीटर दूर धकेल दिया गया। एक बार जब उसने हिलना बंद कर दिया तो उसके चेहरे पर एक बेहद भद्दा भाव था, क्योंकि उसकी छाती में एक छेद था। केवल तराजू पर एक छेद था, उसके शरीर पर नहीं, और यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि तलवार आत्मा ने उसे रोक दिया था। यांग ये के चेहरे पर अत्यंत उदासी का भाव था। यह बहुत कमजोर है। यह कमजोर नहीं है। इस बीच वह यांग ये के सामने प्रकट हुई और बोली, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह केवल एक निम्न श्रेणी की मूल रैंक तकनीक है। यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी की मूल रैंक तकनीक भी मेरे हमले का सामना नहीं कर सकती है। यांग ये को तुरंत अचानक समझ आ गई। वह लगभग भूल ही गया था कि तलवार आत्मा गुणवत्ता के ज्ञात रैंकों को पार कर गई है। स्टेलर वार्ड तकनीक चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसकी एक रैंक थी, लेकिन तलवार आत्मा रैंकिंग प्रणाली से आगे निकल गई।
तो वह उसका विरोध कैसे कर सकती थी? सरल शब्दों में कहें तो स्टेलर वार तकनीक कमजोर नहीं थी, बल्कि तलवार प्रीकर्सर ही बहुत तेज थी। इस बीच तलवार आत्मा ने कहा, यदि आपकी वर्तमान शारीरिक सुरक्षा को तारकीय युद्ध तकनीक और प्रेत ढाल द्वारा पूरक किया जाता है, तो शून्य की बात तो दूर, अर्ध देवताओं को भी आपको नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। हालांकि अगर आप जियान जू जैसे विशेषज्ञ का सामना करते हैं, तो आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। ऐसे विशेषज्ञ ऐसे अस्तित्व नहीं हैं जिनसे आप अभी लड़ सकते हैं। अगर आप मेरा उपयोग भी करते हैं, तो यह असंभव है। आपकी साधनाओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे बाहरी शक्ति स्रोतों से पूरा किया जा सके। यांग ये ने सिर हिलाया। उस दिन यांग ये के साथ लड़ाई के दौरान जियान जू ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। अगर जियान जू का देरी करने का कोई इरादा नहीं होता और वह अपनी पूरी ताकत से लड़ता, तो यांग ये शायद मर जाता। लेडी और ब्लाइंड मैडन जैसे विशेषज्ञ के लिए यह स्पष्ट था। यह केवल असंभव नहीं होगा यदि वह तलवार आत्मा का उपयोग करता है, यह असंभव होगा यदि क्यों भी उसके साथ सेना में शामिल हो जाए। हालांकि ऐसे विशेषज्ञों के खिलाफ संघर्ष करना अभी भी संभव था। आखिरकार उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, और क्यों भी थोड़ा ठीक हो गया था। संक्षेप में, वह कई लोगों के लिए बहुत मजबूत थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह अभी भी बहुत कमजोर थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह अपनी तुलना किससे करता है। वह स्वाभाविक रूप से खुद की तुलना उन लोगों से नहीं करेगा जो उससे कमजोर हैं। आखिरकार उसे तभी एहसास होगा कि उसमें क्या कमी है, और वह खुद को मजबूत विशेषज्ञों से तुलना करके अहंकारी होने से बच जाएगा। यांग ये ने अपने शरीर पर मौजूद तराजू को देखा और अपने दिल में एक आदेश जारी किया। तराजू को धीरे धीरे गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा, और फिर एक हरे रंग के लबादे ने उसके शरीर को ढंक दिया। उसे नग्न रहने की आदत नहीं थी। यांग ये ने तलवार आत्मा को देखा और कहा, चलो वापस लौटें। उसने थोड़ा सिर हिलाया। अचानक यांग ये और तलवार आत्मा ने एक साथ भौहें से कुड़ी, और फिर उन्होंने दूर की ओर देखा। हरे रंग की पोशाक पहने एक आदमी उनकी दिशा में आगे बढ़ रहा था। वह बहुत तेज था, और उसे यांग यी और तलवार आत्मा के सामने पहुंचने में बस एक पल लगा। उस आदमी के पीछे कुछ भयानक आभाएं थीं। यांग ये ने उस आदमी की तरफ देखा और एक तरफ हट गया। वह उस आदमी को जाने दे रहा था क्योंकि वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। जब वह आदमी उनके पास से गुजरने वाला था, तो वह अचानक रुक गया और बोला, मैं उसे पकड़ लूंगा। मेरी रक्षा करो, मैं पहले भागूंगा। ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज थी और उसे कम से कम 30 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत दूर की ओर भाग गया। यांग ये का चेहरा तुरंत उदास हो गया। क्या मैं ऐसी दिखती हूं कि मुझे धमकाना आसान है? यांग ये एक पल के लिए चुप रहा, और फिर ब्लिंक उसके पीछे दिखाई दिया। एक पल बाद यांग ये हरे रंग की पोशाक पहने आदमी के सामने आया। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, क्या सम्राट वास्तव में इतना तेज है? इस बीच यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, यह कहाँ है? हरे वस्त्र पहने आदमी अवाक रह गया। अध्याय 1364 स्वतंत्रता या आपका जीवन। अचानक यांग ये मौके पर ही गायब हो गया। हरे रंग की पोशाक पहने आदमी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह प्रतिक्रिया देने ही वाला था, लेकिन एक तलवार उसके माथे पर लगी, जिससे वह भयभीत हो गया। एक पल बाद उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया, जब वह मौके पर ही गायब हो गया। यांग यी और हरे वस्त्र पहने आदमी के गायब होने के बाद जहां वे खड़े थे, वहां 3 बूढ़े आदमी प्रकट हुए। आलीशान वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसके चेहरे पर उदासी छाने में देर नहीं लगी, उसकी आभा चली गई है। उसके बगल में खड़ा एक बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, यार सैन, बहुत घटिया आदमी है। उसने हमसे चोरी करने की हिम्मत की। आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप में वापस जाओ और उनकी मदद लो। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, लेकिन उनकी मदद करने की कीमत है। आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें यह करना ही होगा, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आलीशान वस्त्र पहने वह बूढ़ा आदमी वहीं गायब हो गया। अन्य 2 बूढ़े व्यक्ति भी तेजी से उसके पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद यांग ये और हरे वस्त्र पहने आदमी मौके पर आए। हरे वस्त्र पहने आदमी ने यांग यी को स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, अंतरिक्ष के नियम। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया, क्या आप अपनी स्थानिक अंगूठी मुझे सौंप देंगे, या मुझे इसे स्वयं ले लेना चाहिए? हरे वस्त्र पहने आदमी की पलकें झपकने लगीं। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा, और फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी यांग ये की ओर घुमाई। यांग ये के सामने स्थानिक अंगूठी को देखते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। वह बस यांग ये का उपयोग उन लोगों को रोकने के लिए करना चाहता था जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा यह सम्राट और भी भयानक होगा। मौत को आमंत्रित करना कैसा था? यह था। यांग ये ने उसकी सामग्री पर नजर डाली।
उसमें लगभग 1000 दिव्य क्रिस्टल और अन्य विविध वस्तुओं का ढेर था। हालांकि वे मूल्यवान नहीं थे। यांग ये ने हरे वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। हरे वस्त्र पहने आदमी का पीछा करने वाले 3 बूढ़े लोगों में से एक सच्चा शून्यवादी था और बाकी 2 भी शून्यवादी थे। 3 विशेषज्ञ हरे वस्त्र पहने आदमी का पीछा कर रहे थे, इसलिए उसने निश्चित रूप से कुछ मूल्यवान चुराया था। लेकिन स्थानिक अंगूठी में केवल कचरा था। यांग ये की बात सुनकर आदमी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। तुम्हारा क्या मतलब है? अनुभव करना। प्रकाश की एक किरण उसके कंधे के पास से गुजरी और फिर उसका पूरा हाथ हवा में उड़ गया। वह आदमी लगभग चीखने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को बलपूर्वक रोक लिया। वह आदमी यांग यी को देखकर भयभीत हो गया और उसकी आंखों में डर की झलक थी। यांग ये ने उस आदमी को देखा और कहा, मैं पहले तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। इस बार यह मजाक नहीं है। यांग ये स्वाभाविक रूप से उस आदमी के खिलाफ नहीं रुकेगा। आखिरकार उस आदमी ने उसे मरवाने का इरादा किया था। जरा सोचिए, अगर वह मजबूत न होता तो उसका क्या होता? उस आदमी की आंखों में थोड़ी झिझक थी। इस बीच यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। आदमी ने यह देखा और भयभीत हो गया। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, उसकी छाती से प्रकाश की एक किरण निकली और फिर यांग ये के सामने एक वस्तु प्रकट हुई। यह एक छोटा सा बक्सा था। यांग ये ने इसे खोला और इसमें 4 बहुरंगी झंडे थे। यांग ये ने भौहें सिकोड़कर उस आदमी की तरफ देखा। ये क्या है? आदमी गंभीरता से बोला, आयामी टेलीपोर्टेशन झंडे। यांग ये ने कहा, मुझे उनके बारे में विस्तार से बताओ। उस आदमी ने यांग ये की तरफ देखा और कहा, यह एक सरलीकृत टेलीपोर्टेशन संरचना है। उन झंडों को देखो। जब तक आप उनमें से एक को एक निश्चित बिंदु पर रखते हैं, तब तक आप पहले झंडे की स्थिति में टेलीपोर्ट करने के लिए दूसरे झंडे का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि झंडे एक बार इस्तेमाल होने के बाद गायब हो जाएंगे। इसलिए इन 4 झंडों के साथ केवल 2 टेलीपोर्टेशन पूरे किए जा सकते हैं। यांग ये ने पूछा, वे कितनी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं? आदमी ने जवाब दिया, बहुत दूर। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कितनी दूर बहुत दूर है? आदमी ने जवाब दिया, हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ हजार दुनियाएं हैं। बड़ी दुनिया के अलावा ये झंडे आपको किसी भी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। बेशक शर्त यह है कि आपने उस दुनिया पर झंडा लगाया हो जहां आप टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। यांग ये बहुत भावुक हो गया। उसने अपने हाथ में झंडों को देखा। ये चीजें वाकई बहुत आश्चर्यजनक हैं। यांग ये को इस समय कुछ विचार आया और उसने पूछा, यह एक बार में कितनी बार टेलीपोर्ट कर सकता है? आदमी ने जवाब दिया, 10,000। 10,000। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये युद्ध के लिए हैं। यांग ये ने पूछा, तुम्हें ये कैसे मिले? आदमी एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, मैंने उन्हें चुराया था। तुमने उन्हें चुरा लिया? यांग ये दंग रह गया। उसने उस आदमी को नापकर देखा। वह आदमी सम्राट दायरे के शिखर पर था और अभी तक एक शून्यवादी नहीं था, लेकिन उसने एक सच्चे शून्यवादी से चोरी करने की हिम्मत की थी और सफल भी हुआ था। यांग ये ने कहा, आपकी गति खराब नहीं है, लेकिन आपकी ताकत। यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसने इस बिंदु तक बात की, क्योंकि उस आदमी का बचा हुआ हाथ उसके सामने था और उस पर एक स्थानिक अंगूठी थी। वह स्थानिक अंगूठी बिल्कुल वही थी जो उस आदमी ने अभी अभी उसे दी थी। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने वास्तव में उससे वह स्थानिक अंगूठी चुरा ली थी और उसे पता भी नहीं चला। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, तुमने यह कैसे किया? उस आदमी ने स्थानिक रिंग पर नजर डाली और जवाब दिया, मैं एक लोहार और संरचना मास्टर हूं। मैंने इस स्थानिक रिंग को बनाया है। इसके अंदर एक छोटा सा गठन छिपा हुआ है। मुझे बस 5000 किलोमीटर के भीतर रहते हुए एक आदेश देना है और यह तुरंत मेरे पास आ जाएगा। यांग ये ने पूछा, क्या ऐसी संरचना अन्य स्थानिक वलयों में भी मौजूद है? आदमी ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मैं उन झंडों को चुराने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया स्थानिक छल्ला मैंने खुद बनाया था। यांग ये ने पूछा, आपने यह कैसे किया? वह आदमी चुप रहा। यांग ये ने कहा, मेरा धैर्य खत्म होता जा रहा है। उस आदमी ने यांग ये की ओर देखा और कहा, यह नीलामी घर ने ही व्यवस्थित किया था। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं, उन्होंने आपके साथ मिलकर काम किया। आदमी ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वे इसे खुद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे एक स्थानिक अंगूठी ली। यांग ये ने पूछा, लेकिन अंत में आपको पुरस्कार मिला, है ना? हरे वस्त्र पहने आदमी ने सिर हिलाया। यांग ये ने कहा, तुम मेरे साथ इतने ईमानदार क्यों हो? वह आदमी न सिर्फ पूरी तरह ईमानदार था, बल्कि उसने यांग ये को सारी बातें बताने की पहल भी की। इसलिए यांग ये को थोड़ी हैरानी हुई। उस आदमी ने यांग ये को देखा और कहा, तुम अभी मुझे मारना चाहते थे, है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल लिया है। उस आदमी ने कहा, यदि मैं ऐसा न करता तो आप अपना विचार नहीं बदलते, है ना?
यांग ये ने जवाब दिया, यह सच है। उस आदमी ने कहा, मैंने केवल उन आयामी टेलीपोर्टेशन झंडों को चुराया था क्योंकि मैं उनकी संरचना का पता लगाना चाहता था और यह अध्ययन करना चाहता था कि वे कैसे बने हैं। यांग ये ने उस आदमी को बीच में रोका और कहा, तुमने अभी अभी मुझे लगभग मार ही डाला था। हरे वस्त्र पहने आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, यह बहुत सरल है। मैं जिस शक्ति का नेतृत्व करता हूं, उसमें एक गठन मास्टर और स्मिथ की कमी है। मुझे लगता है कि आप बहुत उपयुक्त हैं। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं बंधना नहीं चाहता। यांग ये ने जवाब दिया, स्वतंत्रता या आपका जीवन चुने। उस आदमी ने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर जवाब दिया, मेरी जान। यांग ये मुस्कुराया, मुझे हमेशा तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं है। बस 5 साल तक मेरे लिए काम करो। 5 साल पूरे होने के बाद तुम कभी भी जा सकते हो। आदमी ने पूछा, सच में? यांग ये ने सिर हिलाया, बेशक। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह हरे वस्त्र वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए उसकी सेवा करने के लिए मजबूर करता है, तो यह निश्चित रूप से हरे वस्त्र वाले व्यक्ति को नाराज कर देगा। लेकिन अगर वह केवल 5 साल के लिए कहता है, तो उस व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार करना बहुत आसान होगा। आखिरकार, साधकों के लिए 5 साल लंबे नहीं थे। आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा। यांग ये मुस्कुराए और उसने डिब्बा वापस हरे कपड़े पहने आदमी की तरफ उछाल दिया, इसे ले लो और इसका अध्ययन करो। अगर तुम कुछ बना सको तो बेहतर होगा। मुझे इनकी जरूरत है। उस आदमी ने यांग ये को देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि वे कितने महंगे हैं? यांग ये ने पूछा, वे कितने महंगे हैं? आदमी ने जवाब दिया, 10,000 दिव्य क्रिस्टल। 10,000 दिव्य क्रिस्टल। यांग ये के होंठ फड़क उठे। आखिरकार, 10,000 दिव्य क्रिस्टल 1 मिलियन बैंगनी क्रिस्टल के बराबर थे। अचानक, हरे वस्त्र पहने आदमी ने कहा, प्रतिध्वज 10,000 दिव्य क्रिस्टल, और उन्हें बाजार में पाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। आदमी ने आगे कहा, वे महंगे नहीं हैं। आखिरकार, उनका उपयोग बड़े पैमाने पर टेलीपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है, और उनका उपयोग किसी महत्वपूर्ण क्षण में भागने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर तारकीय क्षेत्रों के बीच युद्ध होता है, तो यह और भी अधिक प्रभावी होगा। जरा इसके बारे में सोचो। एक सेना अचानक आपके घर के भीतर प्रकट होती है। जब यांग ये ने यह सुना तो उसे एहसास हुआ कि ये झंडे वाकई असाधारण हैं। इसलिए, उसने उस आदमी को देखा और पूछा, क्या तुम्हें इन झंडों को बनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा है? स्वॉर्ड एलायंस का विस्तार होना ही था। अगर उसके पास ये झंडे होते, तो यह निश्चित रूप से कई पहलुओं में अधिक सुविधाजनक होता। इसके अलावा, वह किसी भी समय डार्क हेल कॉन्टिनेंट में वापस आ सकता था और उसे स्टेलर सिटी के माध्यम से टेलीपोर्ट नहीं करना पड़ता। हालांकि, यह वाकई बहुत महंगा था। सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए 2 मिलियन वायलेट क्रिस्टल की कीमत चुकानी पड़ी। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, भले ही मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे लिए इसे खुद बनाना असंभव है। यह बेहद जटिल है और इसे बनाने के लिए निश्चित रूप से 10,000 से कम कदम नहीं है। हालांकि, जबकि मुझे उन्हें खुद बनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, मैं इसे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आजमा सकता हूं। यांग ये ने सिर हिलाया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। अब, चलो वापस चलते हैं। हरे रंग की पोशाक पहने आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा की 2 किस्में यांग ये तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने उस आदमी को बहुत देर तक देखा और फिर उसने आत्मा की किस्में हरे वस्त्र पहने आदमी पर वापस फेंक दी। आदमी हैरान था, क्यों? यांग ये ने समझाया, अगर तुम इतनी समझदार नहीं होती कि उन्हें खुद ही सौंप देती तो मैं तुम्हें मौके पर ही मार देती। क्योंकि इससे मुझे लगता कि तुम ईमानदार नहीं हो। लेकिन तुम बहुत समझदार थी। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, इसलिए मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है। आदमी ने जवाब दिया, धन्यवाद। चलो चलें। यांग ये की आकृति वहीं गायब हो गई। उसने दूर से यांग ये की आकृति पर नजर डाली और यांग ये का पीछा किया। यांग ये हरे वस्त्र पहने व्यक्ति को दिव्य आकाश मंडप में ले आया और फिर अपने कमरे में वापस आकर उसने साधना शुरू कर दी। करीब 15 मिनट बाद, येलियून अचानक उसके कमरे में दाखिल हुई और बोली, अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की मिस टिंग्यू तुमसे मिलने आई हैं। वो बाहर हैं। कुछ गड़बड़ है, इसलिए सावधान रहना। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और फिर वह येलियून के साथ कमरे से बाहर निकल गया और मंडप के बाहर आ गया। टिंग्यू बहुत दूर नहीं थी और उसके बगल में 3 बूढ़े आदमी थे। उसे देखते ही टिंग्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युवा मास्टर यांग, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। यांग ये ने कहा, मिस टिंग्यू, क्या आपको कुछ चाहिए? टिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर यांग, स्काई रिवर स्टेलर क्षेत्र के मेरे इन 3 दोस्तों ने कुछ खो दिया है। हमारी जांच के अनुसार यह आपके पास होना चाहिए। मैं स्काई रिवर स्टेलर रीजन। यांग ये ने अचानक उसे बीच में रोका और फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, आप गार्डियंस के गठबंधन से हैं।
आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? अध्याय 1365। आओ। बूढ़े आदमी की बात सुनते ही यांग ये की आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। संरक्षकों का गठबंधन, वे उसके दुश्मन थे। उस शक्ति ने उसे रेडिएंट आयाम से बाहर कर दिया था। अब उसने लेडी पर हमला करने और उसे एक निराशाजनक स्थिति में डालने के लिए सेलेस्टियल डेमन स्टेलक क्षेत्र के साथ मिलकर काम किया था। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके दुश्मन थे। हालांकि उसने जल्दबाजी में काम नहीं किया। वह अब अकेला नहीं था और उसके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह था। इस प्रकार जल्दबाजी का एक पल उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता था। वह यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और टिंग्यू को देखा। मिस टिंग्यू, आपने कहा कि जो कुछ उन्होंने खोया है वह मेरे पास है। मैं आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? टिंग्यू ने यांग ये को देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने बस थोड़ी देर तक उसे देखा और कहा, एलायंस मास्टर यांग, मुझे लगता है कि दूसरों को बीच में रोकना बहुत ही असभ्य बात है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? यांग ये बोलने ही वाला था कि टिंग्यू ने कहा, इसके अलावा मुझे सच में बहुत बुरा लगता है जब दूसरे लोग मुझे बीच में रोकते हैं। तो ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, तुम्हें पहले बीच में रोकना मेरी गलती थी। मैं माफी चाहता हूँ। टिंग्यू का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। उसने उदासीनता से कहा, मैं सच कहूंगी, मेरे इन 3 दोस्तों ने हमारे नीलामी घर में एक वस्तु की बोली जीती थी। लेकिन नीलामी घर से बाहर निकलते ही वह चोरी हो गई। मुझे मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति ने वह वस्तु चुराई थी वह आपके साथ दिव्य आकाश मंडप में प्रवेश कर गया था, युवा मास्टर यांग। इस बिंदु पर उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने आगे कहा, युवा मास्टर यांग, मुझे पता है कि आप इस बात से अनजान थे कि उसने मेरे इन दोस्तों से चोरी की है। इसलिए आपको बस उसे मेरे इन दोस्तों को सौंपना होगा। बेशक अगर यह वस्तु गलती से आपके हाथों में आ गई है तो कृपया इसे उसके असली मालिक को वापस कर दें। आखिरकार एक और दुश्मन की तुलना में एक और दोस्त होना बेहतर है ना? यह बिल्कुल सच है। यांग ये ने सहमति में सिर हिलाया। टिंग्यू के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने यांग ये की ऐसी प्रतिक्रिया देखी और उसे लगा कि वह बहुत समझदार है। अचानक यांग ये ने कहा, लेकिन मिस टिंग्यू, क्या आपने कोई गलती की है? मैं लगातार अपने कमरे में साधना कर रहा हूँ और मैंने कभी बाहर जाना ही नहीं। मैं वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। क्या मजाक है? वह जो चीज़ पहले से ही जेब में रखी हुई थी उसे कैसे दे सकता था? इसके अलावा यह ऐसी चीज़ थी जो अलायंस ऑफ गार्डियंस की थी, इसलिए वह इसे किसी और को नहीं दे सकता था। क्योंकि बहुत संभावना थी कि इसे लेडी पर हमला करने के लिए खरीदा गया था। अगर उसे पता चल जाता कि अलायंस ऑफ गार्डियंस ऐसी चीज खरीदने के लिए यहाँ है तो वह कार्रवाई करता, भले ही यान सेन ने इसे चुराया न हो। यांग ये की बात सुनते ही टिंग्यू के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई और उसकी मुस्कान को ठंडा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बगल में बैठे बूढ़े लोगों के चेहरे उदास थे जबकि उनकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। टिंग्यू ने अपने बाएं हाथ पर स्थानिक अंगूठी को हल्के से रगड़ा और बेफिक्र होकर बोली, यंग मास्टर यांग, डार्क हेल कॉन्टिनेंट कभी एक मध्यम दुनिया थी, लेकिन इसे 10,000 से अधिक वर्षों तक सील कर दिया गया था, इसलिए वहां एक भी अर्धदेवता का अस्तित्व होना असंभव है। जहां तक स्काई रिवर स्टेलक क्षेत्र की बात है, हालांकि इसमें बहुत से अर्धदेवता नहीं हैं, फिर भी इसमें कुछ हैं। तो यंग मास्टर यांग, क्या आपको यकीन है कि आपने उसे नहीं देखा है? यह एक धमकी थी। टिंग्यू की आवाज सुनकर ये लियुयुन का चेहरा उतर गया। उसकी उंगली थोड़ी सी हिली क्योंकि वह फेन कैंग्यान और अन्य लोगों से संपर्क करने वाली थी जो अपने कमरों में साधना कर रहे थे, लेकिन यांगे ने उसे रोक दिया। यांगे ने टिंग्यू को देखा और मुस्कुराया, मिस टिंग्यू, मुझे ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है। क्या ऐसा है? उसने उदासीनता से कहा, यह आपके लिए अमूल्य सलाह है युवा मास्टर यांग, लेकिन मैं समझती हूँ। आखिरकार ईमानदार सलाह लेना कठिन होता है न? यांगे ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। तो मुझे भी आपको कुछ अमूल्य सलाह देने की अनुमति दें। अपने काम से काम रखना सबसे अच्छा है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? टिंग्यू ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। इस बीच आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, मिस टिंग्यू, आपने हमें वह व्यक्ति ढूंढने में मदद की है जिसे हम खोज रहे थे, इसलिए हम इसे स्वयं हल कर लेंगे। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। टिंग्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़े गू, मैं यू टिंग्यू इसे अंत तक देखूंगी। बोलते समय उसने यांगे को देखा और कहा, युवा मास्टर यांग, भले ही मैं यू टिंग्यू स्टेलर सिटी के अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप में एक छोटी सी मैनेजर हूं, लेकिन स्टेलर सिटी में हर कोई मुझे अभी भी नीचा दिखाता है। युवा मास्टर यांग, मैं आपको एक आखिरी सलाह देना चाहती हूं। एक व्यक्ति में यह समझने की थोड़ी क्षमता होनी चाहिए कि वह किसे अपमानित कर सकता है और किसे नहीं। आपको अपनी आंखें चौड़ी करके इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, अन्यथा आप इस दुनिया से गायब हो सकते हैं।
मिस टिंग्यू। इस बीच ये लियूयुन अचानक बोल पड़ी, चूंकि आप मैनेजर बनने के लिए रैंक में ऊपर उठने में सक्षम थी, इससे साबित होता है कि आपके पास कुछ क्षमता है। ठीक है, चीजों को समझने की आपकी क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि मुझे आपको कुछ सलाह देने की अनुमति दें। जब आप लोगों को देखते हैं तो आपको दूसरों को बिल्कुल भी नीचा नहीं देखना चाहिए। मुझे स्पष्ट रूप से कहने की अनुमति दें, आप अभी ऐसा कर रहे हैं। यू तिंगयू ने ये लियूयुन की ओर देखा और उसने कुछ देर तक ये लियूयुन को देखा, फिर अचानक मुस्कुराई, कितनी तीखी जबान है। चलो शर्त लगाते हैं। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुमने अभी जो कहा है वह तुम्हारे जीवन के आखिरी शब्द हैं, ठीक है? ये लियून ने यू तिंगयू को बहुत देर तक देखा और कहा, मैं यह शर्त लूंगा। ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यू टिंगयू की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और ये लियूयुन को पकड़ लिया। उसी समय यांग ये और ये लियूयुन की ओर एक भयानक आभा छा गई। यह एक शून्य की आभा थी। उसके पीछे खड़े बूढ़े लोग चौंक गए जब उन्होंने उसकी आभा को महसूस किया। वह वास्तव में एक शून्यवादी थी। आखिरकार वह सिर्फ 30 साल की उम्र में थी। उसने इतनी कम उम्र में ही शून्य क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा चौंकाने वाली थी। ये लियूयुन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया जब उसने देखा कि यू टिंगयू ने अचानक हमला कर दिया। यू टिंगयू के हाथ को ये लियूयुन के गले से सिर्फ आधा इंच दूर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसका हाथ अचानक रुक गया। तीनों बूढ़ों के हाव भाव एकदम बदल गए, क्योंकि एक हाथ यू टिंगयू के गले पर दबा हुआ था। यह स्वाभाविक रूप से यांग यी का हाथ था। यू टिंगयू यांग ये को घूर रही थी और उसके दिल में एक गहरा सदमा भर गया था, क्योंकि उसे वास्तव में एक सम्राट ने रोक रखा था। भले ही वह पहरे पर नहीं थी, लेकिन वह एक शून्यवादी थी, जबकि यांग ये सिर्फ एक सम्राट था। यांग ये ने यू तिंगयू का गला पकड़ लिया और उसे अपनी ओर उठाया, और उसने थोड़ी दूर से उसे देखा और कहा, मिस तिंगयू, मुझे भी आपसे एक शर्त लगाने दीजिए। मैं शर्त लगाता हूं कि आपने जो शब्द अभी कहे हैं वे आपके जीवन के आखिरी शब्द होंगे, ठीक है? यू तिंगयू ने कुछ देर तक यांग ये को घूरते हुए कहा, मैं वास्तव में इस बार देखने में असफल रही हूं। यांग ये मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान काफी क्रूर थी। अचानक ये लियूयुन ने अपनी आस्तीन खींची। यांग ये ने उसकी ओर देखा और उसने देखा कि वह अपना सिर थोड़ा हिला रही थी। एक पल की खामोशी छा गई। यांग ये ने कंधे उचकाए और यू टिंगयू को छोड़ दिया। फिर वह मुस्कुराया, मिस यू, मैंने वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं देखा है जिसके बारे में आपने बात की थी, इसलिए कृपया चले जाओ। ये लियून ने यह सुनकर यांग ये की तरफ देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यांग ये ने यू टिंगयू को रिहा कर दिया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यांग ये उसके लिए अपना फैसला बदलने को तैयार था। इससे साबित होता है कि यांग ये के दिल में उसकी एक खास जगह थी। यू टिंगयू ने यांग ये को ध्यान से देखा और कहा, युवा मास्टर यांग, आपकी ताकत वाकई बहुत बड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप डार्क हेल कॉन्टिनेंट को एकजुट करने में सक्षम थे। यांग ये ने उदासीनता से कहा, यह तो बस साधारण बात है। यू टिंगयू बोलने ही वाली थी कि ये लियूयुन ने बोलना शुरू कर दिया, मिस टिंगयू, एक मैनेजर के तौर पर, चाहे आप कितनी भी नाराज क्यों न हो, आपको एक निश्चित स्तर का संयम और स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए। तभी हम जैसे लोग ऐसे फैसले ले पाएंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हों। अन्यथा जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। ये लियूयुन को अच्छी तरह पता था कि यू टिंगयू ने निश्चित रूप से सोचा था कि यांग ये ने अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, और इसीलिए यांग ये ने उसे जाने दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि यांग ये नहीं जानती थी कि अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप कितना शक्तिशाली था। बेशक अगर वह जानता भी था तो यांग ये कितनी पागल थी, इस आधार पर उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्रोधित हो गया था। यू टिंगयू ने ये लियूयुन की तरफ उदासीनता से देखा और फिर उसने ये लियूयुन की उपेक्षा की। अंत में उसकी नज़र यांग ये पर पड़ी। युवा मास्टर यांग, मैं अभी काफी शर्मनाक स्थिति में हूँ, इसलिए क्या आप मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं और उस व्यक्ति को सौंप सकते हैं? ये लियूयुन ने यू तिंगयू की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर वह एक कदम पीछे हट गई। जैसे ही यू तिंगयू ने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कोई सम्मान नहीं देना चाहता। यू टिंगयू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने सिर हिलाया और 10 मीटर पीछे चली गई। इस बीच अचानक दूरी में 3 आभाएं दिखाई दी और उनके पास आ रही थीं। यू टिंगयू के बगल में 3 काले वस्त्र पहने बूढ़े लोगों को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। 0-3 शून्यकर्ता। इसके अलावा उनमें से एक सच्चा शून्यवादी था। छड़ी लिए हुए बूढ़े आदमी ने पूछा, टिंगयू क्या हुआ? छड़ी लिए हुए बूढ़ा आदमी समूह में सच्चा शून्यवादी था। यू टिंगयू ने उत्तर दिया, एल्डर जून, स्टेलर सिटी में व्यापारी समूह के प्रबंधक के रूप में, मुझे हर महीने मेरी ओर से एक व्यक्तिगत मामले को हल करने के लिए कहने का अधिकार है ना? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने पास मौजूद अधिकार का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अगर कोई समस्या आई तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वह ठंडे स्वर में बोली।
मैं सचमुच इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही हूँ। बूढ़े आदमी ने यू तिंग्यू के बर्फीले ठंडे चेहरे पर नजर डाली, और फिर उसने सिर हिलाया और एक और शब्द नहीं बोला। इस बीच यू तिंग्यू ने यांग ये की ओर देखा और मुस्कुराई। युवा मास्टर यांग, चूंकि आपने उसे सौंपने से इनकार कर दिया है, तो मैं केवल अंदर जाकर खुद ही देख सकती हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। छड़ी लिए हुए बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्हें बूढ़े आदमी का आदेश मिला, बचे हुए दो बूढ़ों में से एक आदमी तुरंत दिव्य आकाश मंडप की ओर भागा। ओह! अचानक तलवार की चीख गूंजी। जैसे ही यह हुआ, तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी। जिस क्षण तलवार की ऊर्जा प्रकट हुई, छड़ी लिए हुए वृद्ध व्यक्ति और आलीशान वस्त्र पहने हुए वृद्ध व्यक्ति के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। वे लोग कार्रवाई करने ही वाले थे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी जो दिव्य आकाश मंडप की ओर बढ़ा था, अचानक वहीं रुक गया। अनुभव करना। कुछ ही समय बाद बूढ़े आदमी का शरीर बीच से फट गया और उसके अंदरूनी अंग जमीन पर बिखर गए। यह वाकई खूनी मंजर था। तलवार के एक ही झटके से एक शून्यक मारा गया था। यहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। इस बीच यांग ये यू तिंग्यू की ओर चला गया और कहा, आओ, हिम्मत है तो अंदर आओ। अध्याय 1366 10 चालें। ये लियू युन के अलावा हर किसी की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। तलवार के एक ही झटके से एक शून्यक मारा गया था। एक सम्राट ने एक वोइडर को मार डाला था। इसके अलावा मेरा काम तो इतनी आसानी से हो गया। इस समय यू टिंग्यू को बहुत झटका लगा, क्योंकि वह जानती थी कि उसने यांग ये की ताकत को बहुत कम आंका था। सदमे के अलावा उसे थोड़ा डर भी महसूस हुआ। आखिरकार व्यापारी समूह ने उसकी वजह से एक वोइडर खो दिया था। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि यांग ये के मारे जाने पर भी उसका भविष्य खत्म हो गया था, क्योंकि व्यापारी समूहों के लिए निजी मुद्दों के कारण नुकसान पहुंचाना वर्जित था। एक ही निर्णय ने उसका भविष्य नष्ट कर दिया। इस बीच एल द जुन, जो यू तिंग्यू के पास खड़ा था, ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं ड्रैगन रैंकिंग में आपकी रैंक जान सकता हूँ? यह सुनते ही यू तिंग्यू का चेहरा तुरंत बदल गया। ड्रैगन रैंकिंग। उस रैंकिंग पर मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोग डरावने से भी परे थे। यह किसी एक दुनिया के भीतर की रैंकिंग नहीं थी, यह पूरे ब्रह्मांड के भीतर की रैंकिंग थी। ब्रह्मांड में 100 से ज्यादा तारकीय क्षेत्र और हजारों दुनियाएं थीं, और जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत होती, तब तक वह उस रैंकिंग पर रैंक कर सकता था, चाहे वह किसी भी दुनिया से आया हो। इसे बड़ी दुनिया के बाहर सबसे अधिक आधिकारिक रैंकिंग माना जा सकता है, क्योंकि ड्रैगन रैंकिंग में रैंक किए गए हर एक विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र के शीर्ष राक्षसी प्रतिभाशाली थे। यू टिंग्यू का नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा था। अगर यांग ये वाकई ड्रैगन रैंकिंग में सबसे ऊपर होता, तो भले ही वह सबसे पीछे होता, फिर भी वह खत्म हो जाती। व्यापारियों ने लाभ और लाभ का पीछा किया। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप ड्रैगन रैंकिंग पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसके लिए बिल्कुल भी अपमानित नहीं करेगा। इसलिए अगर यांग ये वास्तव में ड्रैगन रैंकिंग में रैंक की गई थी, तो व्यापारी समूह निश्चित रूप से यांग ये और व्यापारी समूह के बीच संघर्ष को हल करने के लिए उसे बलिदान कर देगा। ड्रैगन रैंकिंग। यांग ये रुक गया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, वह क्या है? यू टिंग्यू ने उसकी बात सुनकर तुरंत राहत की सांस ली, और फिर उसने उपहास किया, डार्क हेल कॉन्टिनेंट एक बहुत ही गरीब और बंजर महाद्वीप है। ऐसा विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद करो। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। सभी ने देखा कि एक महिला और एक पुरुष धीरे धीरे उनकी दिशा में चल रहे थे। यांग ये उस महिला को देखकर थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसने लड़की की तरह कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक आदमी की तरह कपड़े पहने थे। उसने एक बैंगनी लबादा पहना था जिस पर उग्र फीनिक्स की कढ़ाई की गई थी, और उसकी कमर के चारों ओर एक मैरून बेल्ट कसकर बंधी हुई थी, जिससे उसका फिगर बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत अंडाकार था, उसकी नाक छोटी और सुंदर थी, उसकी भौहें तलवारों की तरह तीखी थीं और उसकी आभा वीरतापूर्ण थी। उसके होंठ बहुत पतले लग रहे थे, फिर भी पतले नहीं लग रहे थे, और उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे, तो वह मुस्कान भी मौजूद नहीं लगती थी। उसके खूबसूरत बाल पीछे की ओर बैंगनी रिबन से बंधे हुए थे। यह न तो लंबा था और न ही छोटा, बल्कि यह उसकी कमर तक पहुंच रहा था। उसके बगल में बैठा आदमी चमकीला सफेद लबादा पहने हुए था, दिखने में सुंदर और नजर में तेज था, और उसके पूरे शरीर से एक हल्की गरिमा में आभा निकल रही थी। यह जानबूझकर नहीं निकल रहा था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो उसके पास स्वाभाविक रूप से था। महिला को देखते ही यू टिंग्यू के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक झुककर कहा, दूसरी युवा मिस। महिला ने यू तिंग्यू पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे यांग ये की ओर चली गई। यू तिंग्यू का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। महिला यांग यी के सामने पहुंची और बोली, क्षमा करें। यांग ये काफी हैरान था। उसने सोचा था कि महिला उसके साथ मुसीबत मोल लेने के लिए यहाँ आई है। आखिरकार वह तो यह देखने का आदी था कि वरिष्ठ लोग युवाओं की पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महिला यहाँ आकर वास्तव में माफी मांगेगी। यह बहुत ही असामान्य था।
इस बीच महिला ने कहा, मैंने आने से पहले अपनी जांच पूरी कर ली थी। स्काई रिवर स्टेल क्षेत्र से संबंधित उस वस्तु को हमने नीलाम कर दिया था। हालांकि यह उनके कब्जे में था, इसलिए उनके नुकसान का हमारे व्यापारी समूह से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक हमारे प्रबंधक का आपके साथ परेशानी की तलाश में आना और स्काई रिवर स्टेल क्षेत्र की ओर से काम करना है, तो यह उसकी अपनी हरकतें थीं और इसका मेरे अजूर क्लाउड व्यापारी समूह से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यूटिंग्यू की ओर देखने के लिए मुड़ी और बोली, यूटिंग्यू, तुमने न केवल हमारे व्यापारी समूह के लिए अपना सम्मान खो दिया है, बल्कि तुमने हमारे व्यापारी समूह को एक विशेषज्ञ भी खो दिया है। ऐसा अपराध अक्षम्य है, लेकिन तुमने जो सराहनीय सेवा की है, उसके लिए तुम मृत्यु से बच सकती हो। हालांकि तुम सजा से नहीं बच सकती। एल्दज़ुन, उसकी साधना को अपंग बना दो। यह सुनते ही यूतिंग्यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। धप। यूतिंग्यू ने तुरंत महिला के सामने घुटने टेक दिए और लगातार प्रणाम किया। सेकंड यंग मिस, मैंने इतने सालों में कभी कोई गलती नहीं की। मैं वास्तव में इस गलती के लिए इतनी कड़ी सजा का हकदार नहीं हूं। कृपया दया करें, सेकंड यंग मिस। अपनी बात समाप्त करने के बाद भी वह लगातार झुकती रही। भले ही वह यूटिंग्यू को नहीं मार रही थी, लेकिन यूटिंग्यू की साधना को अपंग बनाना मौत की सजा से अलग नहीं था। आखिरकार यह स्पष्ट था कि इस दुनिया में उसका क्या हश्र होगा जहां केवल ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता है। एल्दज़ुन को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह यूटिंग्यू की ओर से दया की भीख मांगने ही वाले थे। लेकिन महिला ने अचानक कहा, एल्दज़ुन, मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि हमारा व्यापारी समूह बहुत बड़ा है और हमारे पास कई प्रबंधक हैं। अगर उससे कोई उदाहरण नहीं बनाया जाता है, तो अगर हर कोई उससे सीख लेता है और व्यापारी समूह का इस्तेमाल अपनी निजी दुश्मनी को सुझाने के लिए करता है, तो यह लंबे समय में व्यापारी समूह के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। एल्दज़ुन ने धीरे से आह भरी और कहा, दूसरी युवा मिस, मैं समझ गया। हालांकि मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि व्यापारी समूह ने अपने प्रबंधकों को हमें उनकी मदद करने का अधिकार दिया था। यह महिला ने अपना हाथ हिलाया और एल्दज़ून को टोकते हुए कहा, अगर सिर्फ इतना ही होता, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी सजा की हकदार नहीं होती। हालांकि उसने यूतिंग्यू को देखा और आगे कहा, यूतिंग्यू, क्या यह वास्तव में तुम्हारा एकमात्र अपराध है? यूतिंग्यू की नाजुक आकृति कांप उठी। काफी देर बीतने के बाद उसने कहा, दूसरी यंग मिस, आप सब कुछ जानती हैं। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, लालच एक मूल पाप है। उसने एल्दज़ून की ओर देखा और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह काम खुद करूं? एल्दज़ुन ने धीरे से आह भरी और यूटिंग्यू के पास चले गए। वह कुछ करने ही वाले थे कि अचानक दूर से एक आवाज आई, रुको। सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उन्होंने एक खूबसूरत महिला और एक बूढ़े आदमी को अपनी दिशा में चलते हुए देखा। सुंदर महिला दिखने में लगभग 70% उस महिला के समान थी जिसे सेकंड यंग मिस के नाम से संबोधित किया गया था। हालांकि उसका व्यवहार पूरी तरह से अलग था। सुंदर महिला का शरीर सुडौल और आकर्षक था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो थोड़ी मोहक थी। एल्दज़ुन और अन्य लोगों ने तुरंत सिर झुकाया। सबसे बड़ी युवा मिस। सुंदर महिला दूसरी महिला के पास गई और मुस्कुराई, बहन, अगर यह खबर फैल गई कि आपने एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने अधीनस्थ को अपंग बना दिया है, तो इससे सभी अन्य प्रबंधकों को बहुत निराशा होगी। दूसरी युवा मिस ने उदासीनता से कहा, तो फिर आपके विचार से इस मामले से कैसे निपटा जाना चाहिए? सुंदर महिला मुस्कुराई, मुझे पता है कि उस छोटी लड़की ने क्या किया। वह बहुत लालची थी। हालांकि उसने इतने सालों तक हमारे लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए उसकी साधना को अपंग बनाना वास्तव में बहुत भारी है। क्या आप उसे उसके पद से हटा सकते हैं? अन्यथा, यदि आप उसकी तरह एक छोटी लड़की की ताकत खो देते हैं, तो उसे मार देना बेहतर है और उसे और अधिक पीड़ा से बचने दें। धन्यवाद, सबसे बड़ी युवा मिस। इस बीच यूतिंग्यू खड़ी हुई और सुंदर महिला के सामने घुटने टेक दी। तिंग्यू कभी भी सबसे बड़ी युवा मिस की दयालुता को नहीं भूलेगी। जब उसने यह दृश्य देखा, तो येलियुन ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन यूतिंग्यू को मूर्ख कहा। ऐसा करना स्पष्ट रूप से यूटिंग्यू की दूसरी युवा मिस के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। अगर ये लियुन उस स्थिति में होती, तो वह यूटिंग्यू को बिल्कुल भी जीने नहीं देती। इसके विपरीत, अगर यूटिंग्यू ने सबसे बड़ी युवा मिस को मना कर दिया और दूसरी युवा मिस की सजा भुगतने को तैयार हो गई, तो न केवल वह अपनी साधना को बनाए रखने में सक्षम होगी, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण पद पर रखा जाएगा। दुर्भाग्यवश उसने ऐसा नहीं किया। सचमुच एक ठंडी रोशनी की किरण चमक उठी। अनुभव करना। यूटिंग्यू का शरीर उसी समय अकड़ गया। उसके माथे के बीच से खून की एक बूंद निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें उसकी मौत के समय खुली हुई थीं। वह अनंत पश्चाताप के साथ मर गई। यहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। सभी की नजर दूसरी युवती पर थी क्योंकि हमला उसी ने किया था। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ने उदासीनता से कहा, चूंकि आपने कहा है कि मुझे उसे मार देना चाहिए, तो बेहतर है कि मैं उसे मार दूं।
सुंदर महिला के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसे सामान्य होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बहन, आप वास्तव में निर्दयी हैं। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ने सुंदर महिला पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय यांग ये की ओर देखने लगी। तुमने मेरे मर्चेंट ग्रुप के एक सदस्य को मार डाला। मैं इसे भूल नहीं सकती। हालांकि मैं तुम्हें धमकाऊंगी नहीं। एल्डर जून की 10 चालों का सामना करो। अगर तुम कर सको तो मैं बीती बातों को भूल जाऊंगी। आखिरकार यह आ ही गया। यांग ये जानती थी कि इस मामले को सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से वह उसके साथ परेशानी की तलाश में आई थी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। 10 चालें। दूसरी यंग मिस, वह एक सच्चा शून्यवादी है, लेकिन मेरे बारे में क्या? मैं तो बस एक सम्राट हूं। फिर भी तुम मुझसे उसकी 10 चालों का सामना करने के लिए कहती हो। मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? उसने यांग ये की आंखों में देखा और कहा, हाँ या नहीं। वह मुस्कुराया। दूसरी बात, युवा मिस, आपने कहा था कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगी, लेकिन क्या आप अभी ऐसा नहीं कर रही हैं? उसने जवाब दिया, क्या आप मना कर रहे हैं? नहीं, बेशक हम स्वीकार करते हैं। यह यांग ये नहीं बल्कि ये लियू युन था जिसने यह कहा था। ये लियू युन यांग ये के पास गया और मुस्कुराया, लेकिन चलो शर्तें बदल देते हैं। इसके बजाय उसे हमसे 10 चालें झेलने दो। ये लियू युन की बात सुनकर यहाँ हर कोई दंग रह गया, और इसमें यांग ये भी शामिल था। हालांकि उसने उसे नहीं रोका। चूंकि उसने उसे चुना था, इसलिए उसे उस पर पूरा भरोसा था। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ने ये लियुन को देखा और कहा, क्या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये लियुन मुस्कुराया, हमें पूरा भरोसा है। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस यांग ये की ओर देखने लगी। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा उसने कहा है। चूंकि उसने कहा है कि मुझे करना चाहिए, तो मैं करूंगी। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर शुरू करते हैं। इस बीच ये लियुन उसके पास गया और कहा, दूसरी युवा मिस, क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं? अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ने ये लियुन की ओर देखा और पूछा, किस तरह की शर्त? ये लियुन मुस्कुराया, मैं शर्त लगाता हूं कि वह बूढ़ा आदमी मेरे युवा मास्टर की 10 चालों का सामना नहीं कर पाएगा। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ये लियुन को बहुत देर तक देखती रही, फिर उसने पूछा, क्या शर्त है? ये लियुन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, 100,000 दिव्य क्रिस्टल। यांग ये यह सुनकर दंग रह गया। 100,000 दिव्य क्रिस्टल। अगर हमारे पास मौजूद संसाधनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ 30,000 दिव्य क्रिस्टल हैं। हम 100,000 कहां से लाएंगे? वह क्या करने की कोशिश कर रही है? दूसरी युवा लड़की के हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया जब उसने ये लियुन को यह कहते सुना, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये लियुन ने उत्तर दिया, ये लियुन। दूसरी युवा मिस ने सिर हिलाया, शर्त कोई समस्या नहीं है। लेकिन मिस ये, क्या आपके पास 100,000 दिव्य क्रिस्टल हैं? ये लियुन मुस्कुराया, तुम्हें हमारी जांच करनी चाहिए थी। भले ही डार्क हेल कॉन्टिनेंट एक गरीब महाद्वीप है, फिर भी हम 100,000 दिव्य क्रिस्टल का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी युवा लड़की ने ये लियुन को बहुत देर तक देखा, फिर उसने सिर हिलाया, ठीक है, मैं शर्त ले लूंगी। ये लियुन मुस्कुराए और फिर वह यांग ये के पास चली गई। 100,000 दिव्य क्रिस्टल 10 मिलियन बैंगनी क्रिस्टल के बराबर हैं। यदि आप हार गए, तो हमारे पूरे तलवार गठबंधन को आपके साथ घास खाना पड़ेगा। इसलिए जैसा आप उचित समझे वैसा करें। जैसा मैं उचित समझूं वैसा करो। 100,000 दिव्य क्रिस्टल। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर प्राचीन म्यान उसकी बाईं मुट्ठी में दिखाई दिया। उसके बाद तलवार की आत्मा तलवार के अग्रदूत में तब्दील होने से पहले प्रकाश की एक किरण चमकी और उसकी दाहिनी मुट्ठी में दिखाई दी। यांग ये ने इसे म्यान में डाला और एल्डर जून की ओर देखा। आइए। अध्याय 1367। क्या आप अभी भी नहीं जा रहे हैं? आना। यांग यी की बात सुनकर सभी ने उसकी ओर देखा और फिर उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। यहां तक कि दूसरी युवा लड़की के चेहरे पर भी गंभीरता का भाव दिखाई दिया। कुछ लोगों के अलावा किसी की ताकत वास्तव में उसके पास मौजूद आभा से निर्धारित की जा सकती है। इस समय यांग ये एक तेज, बिना म्यान वाली तलवार की तरह खड़ा था, और इसने दूसरों को सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करने दी। सुंदर महिला की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, और उनमें जिज्ञासा की एक झलक भी थी। उसने यांग यी को ध्यान से देखा, और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली, और फिर उसने एल्डर जुन की ओर देखा। एल्डर जुन एक पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने सिर हिलाया। दूसरी युवा लड़की ने जब उसे सिर हिलाते देखा तो वह सहज हो गई, और फिर उसने नीली रोशनी की 4 किरणें आसपास की ओर फेंकी। उसके बाद यांग यी और एल्डर जुन के चारों ओर प्रकाश की एक विशाल नीली दीवार दिखाई दी। दूसरी युवा महिला ने कहा, यह एक स्थानिक अवरोध है जो बेहद मजबूत है। यह अर्ध देवताओं के हमलों को सहन कर सकता है।
इसलिए आप दोनों अब शुरू कर सकते हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह एल्डरजून की ओर चलने लगा। उसके कदम तेज नहीं थे और कहा जाना चाहिए कि वे बेहद धीमे थे। हालांकि एल्डरजून की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि अदृश्य दबाव की एक लहर उस पर दबाव डाल रही थी। टकराना। एल्डरजून से एक प्रभावशाली आभा फूट पड़ी। जैसे ही यह प्रकट हुई, एल्डरजून का शरीर तुरंत आराम महसूस करने लगा। हालांकि एक भयानक शक्ति ने अचानक आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और उस पर टूट पड़ी, और एल्डरजून की आभा को वापस उसके अंदर धकेलने में बस एक पल लगा। एल्डरजून को झटका लगा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। आखिरकार उसके जैसे एक शून्यवादी को वास्तव में एक सम्राट द्वारा दबा दिया गया था। दूसरी युवा मिस की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थीं, और वह ये लियूयुन की ओर देखने के लिए मुड़ी। इस समय ये लियूयुन भी उसे देख रही थी। ये लियूयुन मुस्कुराए और अपनी नज़र यांग ये पर घुमाए। दरअसल जबकि वह बेहद शांत लग रही थी, वह अपने दिल में काफी चिंतित थी। वह जानती थी कि यांग ये निश्चित रूप से एल्डरजून को हरा सकती है। एल्डरशुन वाकई बहुत ताकतवर था, लेकिन दानव महारानी की तुलना में वह बहुत कमतर था। चूंकि यांग ये दानव महारानी को हरा सकता था, इसलिए वह एल्डरशुन को भी हरा सकता था। ये लियूयुन चिंतित थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि यांग ये एल्डरशुन को 10 चालों में हरा सकता है या नहीं। 10 चालें। यहां तक उसे भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह वाकई शर्त लगाने के लिए पागल हो गई थी कि यांग ये 10 चालों में एक सच्चे वॉरियर को हरा सकता है। अगर यांग ये विफल हो गया, तो तलवार गठबंधन के सदस्यों को वास्तव में घास खाना पड़ेगा। अचानक यांग ये ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और उसे थोड़ा खींचा। ओह! तलवार की आवाज आसमान में उठी और बादलों को भेदती हुई चली गई। दरार। उसी क्षण यांग यी और एल्डरजून के चारों ओर प्रकाश की नीली दीवार टूट गई। कुछ ही क्षणों बाद यह टुकड़े टुकड़े हो गई, जबकि दर्शक सदमे में देख रहे थे। हर कोई दंग रह गया। यांग ये ने सीधे एल्डरशुन की ओर देखा जो पसीने से तरबतर था। अगर मैं अपनी तलवार घुमाऊंगा तो तुम मर जाओगे। क्या तुम सच में कोशिश करना चाहते हो? अगर यह एक सामान्य लड़ाई होती, तो वह वास्तव में 10 चालों में एल्डरजून को नहीं मार सकता था। इसलिए उसने हेवनरेंट के असली रूप का इस्तेमाल किया। 100,000 दिव्य क्रिस्टल। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एल्डरजून यांग यी को घूर रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी कस ली थीं कि उसके नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए थे और उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था। कोशिश करनी है या नहीं करनी है? भले ही यांग ये ने अपनी तलवार पूरी तरह से नहीं खींची थी, एल्डरजून के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया, तो बहुत संभावना थी कि वह मर जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो वह अपने पूरे जीवन काल में यांग ये की छाया में रहेगा, और वह उस डर से प्रभावित होते हुए भी आगे बढ़ने का सपना देख सकता है। अगर उसने कोशिश की तो वह मर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे जीवन भर मानसिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती। एल्डरजून ने ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोलने ही वाले थे। लेकिन दूसरी युवा मिस ने अचानक कहा, मैं मान गई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने ये लियून की ओर एक स्थानिक अंगूठी फेंकी। वहां 90,000 दिव्य क्रिस्टल हैं। मैं बाद में शेष राशि भेज दूंगी। यदि यह संभव था, तो वह स्वाभाविक रूप से हार मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि एल्डरजून निश्चित रूप से यांग यी के हमले का विरोध करने की कोशिश करेंगे यदि वह हार नहीं मानती, और यह बहुत संभावना थी कि एल्डरजून बच नहीं पाती। एक सच्चा वॉरियर ऐसी चीज नहीं थी जिसे 100,000 दिव्य क्रिस्टल से खरीदा जा सके। इसके अलावा अगर एल्डरजून को वास्तव में मार दिया जाता, तो इसका उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। इसलिए उसने हार स्वीकार करने का निर्णायक रूप से फैसला किया। यांग ये ने दूसरी युवा मिस पर नजर डाली, अपनी तलवार को पूरी तरह से म्यान में रखा, और ये लियूयुन के पास चला गया। ये लियूयुन ने पलक झपकाए और जल्दी से स्थानिक अंगूठी को दूर रख दिया। यांग यी अवाक रह गया। ये लियूयुन मुस्कुराया, मैं आपके लिए इसका ख्याल रखूंगा। यांग यी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह भी धन के पीछे पागल हो गई है। यांग ये ने स्थानिक अंगूठी नहीं मांगी क्योंकि वे ये लियून के हाथों में अधिक उपयोगी थीं। इस बीच दूसरी युवा लड़की ने ये लियून को देखा और पूछा, क्या तुम उसकी हो? ये लियूयुन ने दूसरी युवा लड़की की ओर देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। क्यों? दूसरी युवा महिला ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, क्या आप मेरा अनुसरण करने में रुचि रखते हैं? यदि आप हैं, तो इस क्षण से आप स्टेलस सिटी में हमारे व्यापारी समूह के प्रबंधक होंगे। वह यांग ये से ये लियूयुन को छीनने की कोशिश कर रही थी। यांग ये का चेहरा तुरंत काला पड़ गया क्योंकि वह वास्तव में उसके सामने ऐसा कर रही थी। यांग ये लियून के सामने खड़ी हुई और बोली, दूसरी यंग मिस, क्या ऐसा करना अशिष्टता नहीं है? दूसरी युवा लड़की ने उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि उसमें प्रतिभा है, और मेरे अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप में उसका भविष्य बेहतर होगा। टकराना। यांग यी से अचानक एक भयानक तलवार निकली। यह बहुत अचानक प्रकट हुई, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई और लगभग 100 मीटर दूर जाकर फट गई।
हर कोई चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये अचानक हमला कर देगा। दूसरी युवा मिस को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य और बर्फीली ठंडक थी। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे व्यापारी समूह और विशेष रूप से तुम पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। यदि तुम नहीं जानते कि दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है, तो मुझे तुम्हें सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी युवा मिस का चेहरा एकदम से बर्फ की तरह ठंडा हो गया। इस बीच उसके बगल में बैठा आदमी अचानक आगे बढ़ा। उसने यांग यी को देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो? टकराना। अचानक यांग यी के पीछे पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और फिर उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। टकराना। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि कैसे उस आदमी को उड़ा दिया गया और वह 1 किलोमीटर दूर तक उड़ गया। इस बीच यांग ये मौके पर ही गायब हो गया। यह देखकर एल्डर जून के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। वह बोलते बोलते हमला करने ही वाला था। हालांकि उसे रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि यांग ये का हाथ दूसरी युवा लड़की के गले पर दबा हुआ था। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा वह मैनेजर अभी अभी मेरे साथ परेशानी मोल लेने आया था। अब तुम भी वही कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? बोलते समय उसने धीरे से अपना लिंग दबाया, जिससे उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। एल्डर जून ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? यांग ये ने अचानक उसे एल्डर जून की ओर फेंक दिया। एल्डर जून चौंक गए और जल्दी से उसे रोकने के लिए अपना हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ाया। टकराना। टक्कर के शक्तिशाली बल ने एल्डर जून और दूसरी युवा लड़की को पीछे की ओर धकेल दिया और वे लगभग 50 मीटर पीछे चले गए। अंततः वे रुक गए। यांग ये एल्डर शुन और दूसरी युवा मिस की ओर बढ़ने लगा। एल्डर शुन और अन्य लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित किया और किसी भी क्षण कार्य करने के लिए तैयार थे। इस बीच यांग ये रुक गया, उन पर नजर डाली और कहा, ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं आप सभी को मारना चाहता तो सिर्फ आप सभी को ही नहीं बल्कि 10 और सच्चे वोइडर भी मुझे नहीं रोक पाते। जल्दी से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के भीतर से भयानक हत्या की भावना उमड़ पड़ी। शून्य रैंक वध इरादा। एल्डर जून और अन्य लोग चौंक गए। हालांकि यह केवल शून्य रैंक पर था और उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति शून्य रैंक वध इरादे को प्राप्त कर सकता था, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यांग ये ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस दिव्य आकाश मंडप की ओर चलने लगा। ये लियुन ने यांग ये की ओर देखा और उसके पीछे चल दिया। अचानक एक आवाज गूंजी, रुको। यांग ये रुक गया, पीछे मुड़ा और दूर की ओर देखने लगा। यह आलीशान लबादा पहने बूढ़ा आदमी था जिसने बात की थी। यांग ये ने बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन बूढ़े आदमी को यांग ये से बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उसने यांग ये की निगाहों से नजरें मिलाईं। वह खजाना मेरे स्काईरिवर्स टेलक क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसे सौंप दें। मेरे पास यह नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटा और चला गया। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तो तुम मेरे स्काईरिवर्स टेलक क्षेत्र के साथ दुश्मनी करने का इरादा रखते हो? यांग ये रुकी, एक पल के लिए चुप रही और फिर अचानक बोली, ऐसा ही हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा, अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। ओह! तलवार की चीख गूंजी और फिर तलवार की ऊर्जा की किरण चमकी। तलवार की ऊर्जा प्रकट होने पर एल्डर जून के चेहरे पर अचानक से बदलाव आया और फिर वह जल्दी से दूसरी युवा मिस और सबसे बड़ी युवा मिस को अपने साथ लेकर लगभग 3 किलोमीटर पीछे चला गया। इस बीच आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आकृति वहीं पर अकड़ गई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह विश्वास से भर गया था। एक पल बाद अचानक उसके माथे के बीच में एक कट दिखाई दिया। इसे बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक पल में बूढ़ा व्यक्ति 2 टुकड़ों में बंट गया और खून पूरी जमीन पर फैल गया। यहाँ मौजूद हर कोई भयभीत था, यहाँ तक कि 2 युवा मिस या अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये थोड़ी सी असहमति के कारण अपनी तलवार खींच लेगा और हत्या कर देगा। बेशक वे यांग यी की ताकत से और भी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी एक सच्चा शून्यवादी था। हालांकि बूढ़ा आदमी यांग यी की तलवार के एक भी झटके का विरोध नहीं कर सका था। क्या वह सचमुच एक सम्राट है? अचानक यांग ये मौके पर ही गायब हो गया। दूसरी युवा मिस की पुतलियां यह देखकर सिकुड़ गईं और ऐसा लगा कि वह किसी भयानक दुश्मन का सामना कर रही है और पूरी तरह से सतर्क हो गई। हालांकि यांग ये ने उस पर हमला नहीं किया था। उसके निशाने पर स्काईरिवर्स टेलर रीजन के बचे हुए वोइडर्स थे। जिस समय यांग ये गायब हुआ, उनके हाव भाव एकदम बदल गए थे और उन्होंने जल्दी से हमला कर दिया था। हालांकि यांग ये की गति अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। 5 सांसों के बाद 2 और लाशें जमीन पर पड़ी थीं। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उन लाशों पर बने स्थानिक छल्ले उसकी हथेली में उड़ गए। उसके बाद वह दूसरी युवा मिस के समूह की ओर देखने के लिए मुड़ा और बोला, क्या तुम अभी भी भाग नहीं रही हो?
अध्याय 1368 मैं हारना नहीं चाहता, नहीं मैं हार सकता हूँ। युवा मास्टर यांग, इतना आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच खूबसूरत महिला, सबसे बड़ी युवा मिस यांग ये के पास चली गई और प्यार से मुस्कुराई, मेरे अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप का आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। पहले जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। बोलते समय उसने यांग ये की तरफ एक सुनहरा कार्ड उछाला और कहा, यह मेरे अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप का गोल्ड वीआईपी कार्ड है। युवा मास्टर यांग अब से मेरे मर्चेंट ग्रुप से खरीदारी करते समय विशेषाधिकारों का आनंद ले सकेंगे। यांग ये ने कुछ नहीं कहा। ये लियूयुन ने कार्ड लिया और कहा, उपहार के लिए धन्यवाद, सबसे बड़ी युवा मिस। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नांगोंग किन। सुंदर महिला मुस्कुराई, बहन लियून, अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे मिल सकती हैं। मैं लंबे समय से स्टेलर सिटी में रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ की हर चीज से बहुत परिचित हूँ। ये लियूयुन मुस्कुराया, धन्यवाद। नांगोंग किन मुस्कुराया, तो मैं आप दोनों को और परेशान नहीं करूंगा। ये लियूयुन ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर यांग ये के पास चली गई। यांग ये ने कुछ नहीं कहा और उसे दिव्य आकाश मंडप में ले गई। एक बार यांग ये और ये लियूयुन दिव्य आकाश मंडप में प्रवेश कर गए, नांगोंग किन ने दूसरी युवा मिस को देखा और मुस्कुराया, छोटी बहन, अब और नीची नजर से मत देखो। इसके अलावा हम लोग जो व्यवसाय करते हैं, इसलिए दूसरों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वास्तव में एक भरोसेमंद अधीनस्थ को उससे दूर करने की कोशिश की, जबकि वह देख रहा था, ऐसा अनादर अनुचित है। दूसरी युवती का चेहरा पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन वह चुप रही। नांगोंग किन मुस्कुराया, क्या आप अपना गुस्सा निकालने के लिए विशेषज्ञों को इकट्ठा करने की सोच रहे हैं? दूसरी युवा लड़की ठंडे स्वर में बोली, क्या यही वह नहीं है जिसकी तुम्हें उम्मीद थी कि मैं करूंगी? बेशक मैं करता हूं। नांगोंग किन मुस्कुराया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। अकेले रहना वाकई बहुत उबाऊ है। इसलिए मुझे तुम्हें एक चेतावनी देने की अनुमति दें। डार्क हेल कॉन्टिनेंट कभी एक सीलबंद दुनिया थी, और जिस प्रतिबंध ने इसे सील किया था वह कुछ ऐसा था जिसे अर्ध देवता भी खत्म नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सील हट गई है और वह महाद्वीप के भीतर से आया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नांगोंग किन मुस्कुराया और चला गया। दूसरी युवा लड़की ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह और यू टिंगयू दोनों ने एक बात को अनदेखा कर दिया था, और वह यह थी कि डार्क हेल कॉन्टिनेंट एक प्रतिबंध द्वारा कवर किया गया था। यहां तक अर्ध देवता भी प्रतिबंध को खत्म करने में सक्षम नहीं थे, फिर भी यांग ये ने उस जगह को छोड़ दिया था। वह क्या दर्शाता था? इससे यह संकेत मिलता है कि यांग ये द्वारा प्रतिबंधों को नष्ट कर दिया जाना बहुत संभव है। अगर यह सच था, तो यांग ये की ताकत बिल्कुल भयानक थी। दूसरी युवा युवती काफी देर तक वहीं चुप रही, फिर उसने दिव्य आकाश मंडप की ओर देखा और फिर मुड़कर चली गई। डॉट 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 यांग ये के कमरे में ये लियूयुन ने पूछा, तुम पहले इतने क्रोधित क्यों थे? यांग ये कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, लियूयुन, मैंने कुछ नोटिस किया है। इस दुनिया में बहुत से लोग मूर्ख हैं। मैं उनके साथ सम्मान से पेश आता हूं और उनका सम्मान करता हूं, फिर भी उन्हें लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनसे डरता हूं, और जब उन्हें 1 इंच दिया जाता है तो मैं 1 गज लेने की कोशिश करता हूं। इसके विपरीत, अगर मैं उनके खिलाफ बल का प्रयोग करता हूं, तो वे और भी अधिक सम्मान करते हैं। ये लियून ने कहा, मनुष्य स्वाभाविक रूप से ताकतवर से डरता है और कमजोर को धमकाता है। यांग ये ने सिर हिलाया, तो मुट्ठी इस दुनिया में सबसे कारगर है। अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो भले ही आप घुटने टेककर किसी व्यक्ति के जूते चाटें, फिर भी वह व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा। हालांकि अगर आपके पास ताकत है, तो वही व्यक्ति घुटने टेककर आपके जूते चाटेगा। यांग ये ने इस बिंदु पर बोलते हुए हंसते हुए कहा, लियूयुन, क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में सबसे गहन एहसास क्या प्राप्त किया? ये लियून ने पूछा, क्या? शक्ति। यांग ये मुस्कुराया, एक आदमी इसके बिना नहीं रह सकता। अगर किसी आदमी में शक्ति नहीं है, तो उस आदमी की कोई गरिमा नहीं होगी। किसी और की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने प्रियजन भी तुम्हें नीची नजर से देख सकते हैं। बेशक ऐसे विचार थोड़े अतिवादी हैं, लेकिन यह वास्तविकता है। बोलते समय उसने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं अपनी साधना खो दूं और एक साधारण व्यक्ति बन जाऊं, तो क्या तुम तब भी मेरी मदद करोगी जैसा तुमने किया है? ये लियून के जवाब देने से पहले यांग ये ने आगे कहा, अगर मेरे पास ताकत नहीं है, तो मेरे कई चाहने वाले मुझे छोड़ देंगे। इसलिए मैं इन सालों में लगातार खुद को मजबूत बनाने के लिए मजबूर कर रहा हूं। चाहे यह कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैंने फिर भी अपने दांत पीस लिए और डटा रहा। क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता, नहीं मैं हार सकता हूं। ये लियूयुन ने धीमी आवाज में पूछा, आपने अतीत में क्या अनुभव किया था? यांग ये मुस्कुराया, मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था कि मुझे किसी महिला से शिकायत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं दया की तलाश में हूं, और ऐसा लगेगा कि मैं अभिनय कर रहा हूं। तो चलो इस विषय को समाप्त करते हैं। पता लगाओ कि टेलीपोर्टेशन संरचना की मरम्मत कब होगी। मैं वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।
ये लियूयुन ने सिर हिलाया, मुड़ी और चलने लगी। अचानक वह रुकी और बोली, मेरे मन में एक विचार आया। यांग ये ने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, तार्कीय शहर वह जगह है जहां सभी दुनिया एक दूसरे से मिलती हैं और यह बेहद समृद्ध है। हालांकि हम इसके बारे में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और यहाँ हमारे तलवार गठबंधन का विस्तार करना चाहती हूँ। यांग ये ने पूछा, क्या आप रुकना चाहते हैं? ये लियून ने उत्तर दिया, यह आप पर निर्भर करता है। यांग ये कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया, आप रुक सकते हैं। दरअसल ये लियून को उसके साथ रेडियंट आयाम की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह लड़ नहीं सकती थी और उसके लिए तलवार गठबंधन को रेडियंट आयाम तक विस्तारित करना असंभव था। चूंकि यह ऐसा ही था, इसलिए उसके लिए पीछे रहना और तलवार गठबंधन को स्टेलर सिटी तक विस्तारित करना बेहतर था। जब तक उसके पास पर्याप्त धन था, ये लियून निश्चित रूप से स्टेलर सिटी में तलवार गठबंधन के लिए पैर जमाने की क्षमता रखती थी। ये लियून ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। ये लियून के चले जाने के बाद यांग ये ने अपनी मुट्ठी खोली और वहां 3 स्थानिक छल्ले थे। वे स्वाभाविक रूप से उन 3 बूढ़े लोगों के थे जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। यांग ये स्टेलर सिटी में हत्या नहीं करना चाहता था क्योंकि वह उस जगह से परिचित नहीं था और परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसका मुख्य उद्देश्य रेडियंट आयाम में वापस लौटना था। हालांकि वे बूढ़े लोग उसके साथ मुसीबत मोल लेना चाहते थे। चूंकि वे इस तरह से व्यवहार करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पीछे नहीं हटता। यांग ये ने उनकी सामग्री पर नजर डाली। उनमें 10,000 दिव्य क्रिस्टल या 1,000 बैंगनी क्रिस्टल थे। 1 मिलियन बैंगनी क्रिस्टल को एक बड़ी राशि माना जा सकता है और वह निश्चित रूप से अतीत में बेहद उत्साहित महसूस करेगा। फिर भी अब उसने अभी अभी 100,000 दिव्य क्रिस्टल जीते हैं। दिव्य क्रिस्टल के अलावा तकनीक और खजाने जैसी कई अन्य विविध वस्तुएं भी थीं। हालांकि वे यांग ये की रुचि जगाने में सक्षम नहीं थे। उसने जो कुछ भी पहना था वह कम से कम 0 रैंक पर था। यह कहा जा सकता है कि 0 रैंक से नीचे के खजाने उसके नीचे थे। लेकिन जब वे उसके नीचे थे तो वह उन्हें ये लियून को कुछ दिव्य क्रिस्टल के लिए बेचने के लिए दे सकता था। यांग ये ने स्थानिक छल्ले हटा दिए, आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर एक शून्य क्षेत्र तलवार सेवक को बुलाया। उसके पास उनमें से 5 थे, लेकिन जब सुकिंगशी और अन्य लोगों ने डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर रहने का फैसला किया तो उसने उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए 2 को उनके पास छोड़ दिया। इसलिए उसके पास केवल एक ही बचा था। यांग यी ने उसे दरवाजे की रखवाली करने का आदेश दिया, फिर वह जमीन पर पैर फैलाकर बैठ गया और फिर वह आदिकालीन शिवालय में प्रवेश कर गया। वह खेती करने का इरादा रखता था। हमेशा की तरह वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लिया था और उसकी ताकत सभी पहलुओं में बहुत बढ़ गई थी, फिर भी यह उसके लिए अपर्याप्त था। इसके अलावा उस दिन सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ते समय उसने थोड़ी जल्दबाजी की थी। इसलिए अपनी नींव को अस्थिर होने से बचाने के लिए वह हाल ही में न केवल साधना कर रहा था, बल्कि वह लगातार अपनी नींव को मजबूत कर रहा था। यांग ये ने अपनी नींव को बहुत महत्व दिया। यह एक मीनार बनाने जैसा था। अगर नींव ठोस नहीं होती तो शुरुआत में सब ठीक हो सकता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ समस्याएं लगातार आती रहती और वे समस्याएं और भी स्पष्ट होती जाती। अंत में मीनार ढह सकती थी। इसलिए वह अपनी नींव से निपटने में लापरवाही नहीं कर सकता था। समय बीतता गया। 2 दिन बाद यांग ये बाहरी दुनिया में लौट आई। वास्तविकता में 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन आदिकालीन शिवालय में 20 दिन बीत चुके थे। यह 10 गुना का अंतर था। यह तो बिल्कुल स्वर्ग विरोधी था। यांग ये को अच्छी तरह पता था कि अगर यह खबर फैल गई तो इस ब्रह्मांड के विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसे खोजने आएंगे। अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा पीछा किए जाने के बारे में सोचते ही यांग ये की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को रोका और कहा, अंदर आइए। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और ये लियून अंदर आया। यांग ये ने पूछा, क्या टेलीपोर्टेशन संरचना की मरम्मत हो गई है? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमारी सेनाएं तैयार हैं और किसी भी समय रवाना हो सकती हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने शून्य क्षेत्र तलवार सेवक की ओर इशारा किया, यह तुम्हारे पास रहेगा। शहर में सावधान रहना। ये लियून ने पूछा, क्या रेडियंट आयाम खतरनाक है? यांग ये ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं गार्डियंस के गठबंधन के बारे में कुछ नहीं जानता। ये लियून ने पूछा, मैंने जांच के लिए अपनी सेना भेज दी है। क्या आप जाने से पहले जानकारी का इंतजार करना चाहते हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये कमरे से बाहर चला गया और ये लियून जल्दी से उसके पीछे चला गया। दिव्य आकाश मंडप छोड़ने के बाद ये लियून उन्हें स्टेलर सिटी में टेलीपोर्टेशन प्लेटफार्मों तक ले गया। हालांकि जब वे टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश करने वाले थे तो अचानक दूरी में एक भयानक आभा प्रकट हुई और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ी। यह एक शत्रुतापूर्ण माहौल था।
लिन कियान और अन्य लोगों के भीतर गहन ऊर्जा प्रसारित होने लगी। बहुत देर नहीं लगी कि काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया। एक अर्ध देवता। बूढ़े आदमी की नजर यांग ये पर पड़ी। मैं लगभग बहुत देर हो चुकी थी। तुम ही हो जिसने मेरे संरक्षकों के गठबंधन से कुछ लिया और हमारे विशेषज्ञों को मार डाला, है ना? यांग ये ने पूछा। आप गार्डियंस एलायंस से हैं? बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला। बच्चे, तुमने हमसे चोरी की और हमारी योजनाएं बिगाड़ दी। तुमने हमारी सेना को समय पर स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र तक पहुंचने में असमर्थ बना दिया। इसके अलावा तुमने मुझे तुम्हारी तलाश में आने के लिए कई तारकीय क्षेत्रों की यात्रा भी करवाई। जब बूढ़े आदमी ने इतना कहा तो यांग ये ने अचानक अपनी तलवार खींच ली और उसे घुमा दिया। ओह! यांग ये के प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली और तलवार की चीख गूंज उठी। हेवनरेंट का असली रूप। अपनी तलवार घुमाने के बाद यांग ये टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर चला गया और बोला, समय बर्बाद मत करो। चलो चलें। बाकी लोगों ने काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा और फिर जल्दी से यांग ये के पीछे टेलीपोर्टेशन संरचना में चले गए। इस बीच काले वस्त्र पहने वह बूढ़ा आदमी मूर्ति की तरह प्रतीत हो रहा था और उसकी एक भी मांसपेशी नहीं हिल रही थी। अनुभव करना। कुछ ही सांसों के बाद उसका शरीर बीच से फट गया। अध्याय 1369 दीप्तिमान आयाम। मैं वापस आ गया हूँ। दरअसल यांग ये वाकई में बरकरार लाशों को पीछे छोड़ना चाहता था और उन्हें तलवार सेवकों में बदलना चाहता था। हालांकि हेवनरेंट का असली रूप बहुत मजबूत था, इसलिए उसके दुश्मन या तो नष्ट हो गए या दो टुकड़ों में कट गए। उसे लगा कि यह काफी अफसोस की बात है। आखिरकार एक अर्ध देवता क्षेत्र तलवार सेवक बेहद उपयोगी होगा। यांग ये के समूह के टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश करने के बाद ये लियूयुन ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी, इससे पहले कि वह मुड़कर चली जाती। कितना मजबूत! ये लियूयुन के चले जाने के बाद अचानक एक आवाज गूंजी और फिर कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत महिला दिखाई दिए। यह आंटी किन थी? दोनों के चेहरों पर अत्यंत गंभीरता के भाव थे। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, उसकी ताकत ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान पा सकती है। शीर्ष 20? नांगोंग किन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। शीर्ष 20 क्या दर्शाते थे? इस ब्रह्मांड में हजारों दुनियाएं थीं, तो इसमें कितने लोग रहते थे? अगर आम लोगों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इस ब्रह्मांड में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। लेकिन यांग यी उनमें से शीर्ष 20 में स्थान पाने में सक्षम था। वास्तव में शीर्ष 20 का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि शीर्ष 100 भी बेहद भयानक था। इस बीच बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसने एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया और यह निश्चित रूप से शून्य रैंक से ऊपर है। एक तकनीक जितनी बेहतर होती है उसकी आवश्यकताएं उतनी ही कठोर होती हैं और इसे साधना उतनी ही अधिक कठिन होती है। वह तलवार तकनीक विस्फोटक बल पर जोर देती है, वह विस्फोटक बल जिस क्षण उसकी तलवार खींची जाती है। यह इस हद तक अत्यंत शक्तिशाली है कि आम लोग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसका शरीर निश्चित रूप से अत्यंत भयानक स्तर पर है। वह तलवार और शरीर दोनों की साधना करता है। तलवार और शरीर दोनों। नांगोंग किन की सुंदर भौहें थोड़ी सी आपस में दबी हुई थी, वह एक शरीर साधक भी है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, उसे होना चाहिए। नांगोंग किन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। एक दुर्जय तलवार साधक बहुत ही भयानक था, खासकर एक तलवार साधक जो तलवार के इरादे से बहुत ऊंचे पद पर था, बिल्कुल यांग ये की तरह। उन्होंने स्वाभाविक रूप से यांग ये की तलवार के इरादे को पहचान लिया था। यह शून्य रैंक से ऊपर था और बस यही बेहद दुर्लभ था, खासकर यांग ये की उम्र में। लेकिन यांग ये ने सिर्फ शून्य रैंक से ऊपर तलवार की मंशा को ही नहीं समझा था, उसने शून्य रैंक के वध की मंशा को भी समझ लिया था। दोहरे इरादों के अलावा वह एक शरीर साधक भी था, एक राक्षसी प्रतिभा। नांगोंग किन ने यही सोचा था। इस बीच बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हालांकि हमारा व्यापारी समूह ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से डरता नहीं है, लेकिन उन्हें नाराज न करना ही सबसे अच्छा है। अगर उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का पतन नहीं होता है, तो वे निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ बनेंगे। इसलिए यह और भी बेहतर होगा यदि हम उनके साथ दोस्ताना संबंध बना सकें। आखिरकार हम व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना निश्चित रूप से बेहद फायदेमंद होगा जो भविष्य में एक असाधारण विशेषज्ञ बन जाएगा। बूढ़ा आदमी कुछ देर रुका और बोला, दूसरी युवा मिस ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। गलती? नांगोंग किन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत होशियार है। अपनी समझदारी से उसने स्वाभाविक रूप से यांग ये की क्षमता को पहचान लिया। उसने यांग ये को एल्डर जून की 10 चालों का सामना करने का प्रस्ताव क्यों दिया? इसका असली कारण यांग ये के साथ दोस्ती बनाना था। अगर यांग ये हार जाती तो वह उदारता से काम ले सकती थी और मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, और इससे यांग ये बेहद आभारी होगी। लेकिन उसने यांग ये की ताकत के इस स्तर पर होने की उम्मीद नहीं की थी। नांगोंग किन के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई जब उसने इस बिंदु पर बात की,
इसके अलावा उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यांग ये का गुस्सा ऐसा होगा। दरअसल अंत में उसने यांग ये की ताकत को बहुत कम आंका। अगर उसे शुरू से ही यांग ये की असली ताकत पता होती तो वह निश्चित रूप से यांग ये के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोई बात नहीं, यह हमारे लिए अच्छी बात है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। वास्तव में? नांगोंग किन मुस्कुराया। चलो ये लियू युन से मिलते हैं। वह यहाँ नई है, इसलिए उसे निश्चित रूप से कई चीजों में मदद की जरूरत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नांगोंग किन और बूढ़ा आदमी वहीं गायब हो गए। डॉट 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 स्काई रिवर तारकीय क्षेत्र। दीप्तिमान आयाम। रेडियंट आयाम में एक बार एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वह लड़ाई स्वाभाविक रूप से वह लड़ाई थी जिसमें लेडी यांग ये और नेदर पवेलियन ने एलायंस ऑफ गार्डियन से लड़ाई की थी। यह वह लड़ाई भी थी जिसने पूरे रेडियंट आयाम को नेदर पवेलियन की ताकत के बारे में जानने का मौका दिया। यह पता चला कि नेदर पवेलियन उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत था। भले ही यांग ये गायब हो गया था, लेकिन नेदर पवेलियन अभी भी यहाँ था। तार्किक रूप से कहें तो किसी को भी व्हाइट डी अकादमी को धमकाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 1 साल पहले से रेडियंट डायमेंशन की लगभग सभी शक्तियां व्हाइट डी अकादमी पर हमला कर रही थीं, और यह विशेष रूप से ईविल गुड के लिए था। दुष्ट गुट के नेतृत्व में रेडियंट आयाम के 4 महान कुलों ने उस समूह में शामिल हो गए जो व्हाइट डी अकादमी पर हमला कर रहा था। वर्तमान में व्हाइट डी अकादमी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हर बार जब व्हाइट डी अकादमी पूरी तरह से नष्ट होने वाली होती तो नेदर पवेलियन की सेनाएं आ जाती और दुष्ट गुट की ताकतों से लड़ती। यद्यपि व्हाइट डी अकादमी नेदर पवेलियन के संरक्षण में विनाश से बच गई, फिर भी इसे केवल अपनी अंतिम सांस तक टिके रहने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डॉट 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 व्हाइट डी अकादमी। इस समय व्हाइट डी अकादमी में 3000 से भी कम विशेषज्ञ थे। ये 3000 लोग हर दिन चिंता में रहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ हर दिन मरते थे। मुख्य हॉल में आज कितने लोग मरे? जियाओ बिली मेजबान की सीट पर बैठा हुआ धीमी आवाज में बोल रहा था। उसके चेहरे पर बहुत थकावट का भाव था क्योंकि उसने 1 साल पहले से कभी आराम नहीं किया था। 32। यह जियाओ लिंग था जिसने उसे उत्तर दिया। इस समय वह वाइस डीन के पद से डीन की पत्नी के पद पर आगे बढ़ चुकी है। जियाओ बियली ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में भयानक ठंडक थी। जियाओ लिंग ने कहा, हमारा मनोबल अब स्थिर नहीं है। व्हाइट डी अकादमी ने लगभग पूरा साल व्हाइट डी डायमेंशन में छिपकर बिताया था। क्योंकि अकादमी से बाहर निकलते ही वे तुरंत गायब हो जाते। भले ही वे न भी निकलें, व्हाइट डी डायमेंशन में हर दिन कुछ दर्जन लोग मरते ही रहते। जहां तक नेदर पवेलियन की बात है, यह तभी मदद करता जब व्हाइट डी अकादमी वास्तव में नष्ट होने वाली होती। इसके अलावा किसी अज्ञात कारण से नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स कभी भी खुद को नहीं दिखाते थे। अचानक जियाओ लिंग ने पूछा, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? जियाओ बिली थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। अगर उसने उस दौरान यांग ये का समर्थन नहीं किया होता तो व्हाइट डी अकादमी को ऐसे परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। जियाओ लिंग पूछ रहा था कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा है। कुछ देर की खामोशी के बाद शियाओ बिली ने धीरे से हंसते हुए कहा, वास्तव में वह हमें कुछ भी नहीं देना चाहता। अगर वह नहीं होता तो हमें कानून के गुट द्वारा बाहर निकाल दिया जाता। भले ही हम जिस स्थिति का सामना कर रहे थे वह निश्चित रूप से इतनी भयानक नहीं होती, लेकिन यह बहुत बेहतर भी नहीं होती। आखिरकार चूंकि वह व्हाइट डी अकादमी में शामिल हुआ था, इसलिए वह हमारा छात्र था। मैं अकादमी की खातिर एक छात्र का बलिदान करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। जियाओ लिंग ने धीरे से आह भरी, मुझे आश्चर्य है कि निर्वासन के बाद वह व्यक्ति कैसा है। जियाओ बियली ने हंसते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, वह बिल्कुल दृढ़ है। यह सच है। जियाओ लिंग ने हल्की मुस्कान दिखाई, क्योंकि यांग ये की ताकत और चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से चाहे कहीं भी जाए उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जियाओ लिंग ने कुछ सोचा और कहा, नीदर पवेलियन। जियाओ बियली ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि वे कुछ योजना बना रहे हैं। जियाओ लिंग ने कहा, वे बहुत रहस्यमय हैं। जियाओ बिली ने सिर हिलाया। नेदर पवेलियन की ताकत के आधार पर उन्हें बहुत पहले ही रेडियंट आयाम छोड़ने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं थे। टकराना। अचानक पूरे श्वेत मृग आयाम में एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा। जियाओ बियली और जियाओ लिंग के हाव भाव अचानक बदल गए और वे हॉल से बाहर निकल गए। जियाओ बिली हवा में खड़ा था और लाल लबादा पहने बूढ़े आदमी को घूर रहा था जो उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। बूढ़ा आदमी ईविल फैक्शन का मोजी था। बूढ़े आदमी की नजर जियाओ बिली पर पड़ी। जियाओ बिली, हम तुम सबके साथ 1 साल से खेल रहे हैं, चलो आज इसे खत्म करते हैं। जियो बियली ने धीमी आवाज में कहा, मोजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोशी मुस्कुराए, आप जानना चाहते हैं कि मेरा दुष्ट गुट आपके खिलाफ क्यों काम कर रहा है? जियाओ बिली ने सिर हिलाया। व्हाइट डी अकादमी और ईविल फैक्शन के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि किसी अज्ञात कारण से ईविल फैक्शन ने 1 साल पहले अचानक व्हाइट डी अकादमी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी।
इसके अलावा रेडियंट डायमेंशन की व्यवहारिक रूप से सभी अन्य शक्तियां ईविल फैक्शन के पक्ष में शामिल हो गई थीं। अगर यह नेदर पवेलियन की मदद के लिए नहीं होता तो वाइट डी अकादमी अब तक नष्ट हो चुकी होती। मोशी मुस्कुराई, यह स्वाभाविक रूप से यांग ये की वजह से है। जियाओ बियली ने भौहें सिकोड़ी, यांग ये, मुझे याद नहीं कि उसने आपके दुष्ट गुट को नाराज किया हो। मोजी ने जवाब दिया, जबकि उसने मेरे दुष्ट गुट को नाराज नहीं किया है, उसने अभिभावकों के गठबंधन को नाराज किया है। जियाओ बिल्ली, रेडियंट डायमेंशन स्काईरिवर स्टेलर क्षेत्र का हिस्सा है, और स्काईरिवर स्टेलर क्षेत्र का मालिक कौन है? यह अभिभावकों का गठबंधन है। क्या वह स्काईरिवर स्टेलर क्षेत्र के मालिक को नाराज करके मौत को दावत नहीं दे रहा है जबकि वह उसमें रहता है? हमने अतीत में आपकी अकादमी को इसलिए नहीं कुचला क्योंकि यांग ये को दूसरों की सहायता मिली थी, लेकिन वे लोग अब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी को गायब हो जाना चाहिए। क्या तुम्हें इतना यकीन है? अचानक एक आवाज गूंजी और फिर एक महिला प्रकट हुई। वह नंगे पैर थी और सनी के कपड़े पहने हुए थी। नीदर मैडन, जियाओ बिली और अन्य लोगों ने उसे देखकर स्पष्ट रूप से आराम किया। यदि नेदर पवेलियन ने उनकी मदद नहीं की तो वाइट डी अकादमी वास्तव में खत्म हो जाएगी। नीदर पवेलियन, मोजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मुझे देखने दो कि क्या तुम आज वाइट डी अकादमी की रक्षा कर पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे की जगह हिल गई और उसके पीछे लोगों के एक समूह को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। यह 4 महान कुलों की सेनाएं और रेडियंट आयाम की कुछ अन्य शक्तियां थीं। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लगभग 100 लोग थे, लेकिन वे सभी अर्ध सम्राट थे। उनमें से प्रत्येक रेडियंट आयाम एक छोटी सी दुनिया थी, इसलिए यह सम्राटों की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए रेडियंट आयाम में अर्ध सम्राट शिखर थे। 100 अर्ध सम्राट व्यवहारिक रूप से रेडियंट आयाम में सभी अर्ध सम्राट थे। जियाओ बियली और अन्य लोगों के हाव भाव काफी भद्दे हो गए। नेदर मैडन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह हमला करने ही वाली थी कि अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, मुझे करने दो। उस आवाज को सुनकर यहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, खासकर जी बियली और जियाओ लिंग। यांग ये, यह यांग यी की आवाज थी। निश्चित रूप से एक आकृति जो अपने हाथ में एक म्यान वाली तलवार पकड़े हुए थी, नेदर मैडन के पास प्रकट हुई थी। यांग ये, किसी अज्ञात कारण से वाइट डी अकादमी के सभी लोग उसे देखते ही उत्साह से भर गए। नेदर मैडन ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर पूछा, तुम वापस आ गए? यांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हमने एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं देखा है। क्या तुम्हें मेरी याद आई? नेदर मैडन उदासीनता से बोली, आपकी त्वचा मोटी हो गई है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। नेदर मैडन बोलने ही वाली थी कि तभी आसमान में काले बादलों ने छा लिया और देर नहीं लगी कि आसमान में एक बड़ी आंख दिखाई देने लगी। स्वर्ग की आंख दाओ। जब नेदर मैडन ने स्वर्ग की आंख दाओ को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा, तुम सम्राट के क्षेत्र में हो। यांग ये ने सिर हिलाया, हा हा हा, स्वर्ग की आंख दाओ। इस बीच मोशी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया, मुझे आखिरकार पता चला कि किसी के लिए मौत के दरवाजे से जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना कैसा होता है। यांग ये, क्या तुम यहाँ मौत को बुलाने के लिए वापस आए हो? यांग ये ने मोशी की ओर देखा, और फिर उसने अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर उंगली उठाई। अध्याय 1370, तुम बकवास से भरे हो। टकराना। जैसे ही उसकी उंगली ऊपर की ओर उठी, एक विस्फोट हुआ और स्वर्ग की आंख आकाश में टुकड़ों में फट गई। यहां हर कोई वहीं स्तब्ध रह गया। वह चला गया। स्वर्ग की आंख दाव का क्या हुआ? मोजी की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने आसमान की ओर देखा। यहां तक कि उसकी आंखें भी लगभग बाहर निकल आई थीं। मोजी अकेला नहीं था। नेदर मैडन के अलावा यहां मौजूद हर कोई स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। क्यों? क्योंकि नेदर मैडन के अलावा किसी ने यांग यी के हमले को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। वे सभी सिर्फ अर्ध सम्राट थे, इसलिए उनकी खेती बहुत कम थी। 3 सांसों के बाद मोशी ने अचानक यांग ये की ओर देखा, क्या तुमने ऐसा किया? यांग ये की आवाज सुनते ही सभी की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। इस समय उन्हें याद आया कि यांग ये ने आसमान की ओर इशारा किया था। यांग ये ने मोशी को कोई जवाब नहीं दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ नेदर मैडन को देखा, क्या आप हैरान हैं? नेदर मैडन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में काफी हैरान हूं। आपकी ताकत पहले से थोड़ी ज्यादा नहीं है। यांग ये मुस्कुराया। जबकि वे दोनों दोस्त थे, वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे। वे दोनों प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट से आए थे और कुछ बार लड़े थे, फिर भी यह हमेशा बराबरी पर समाप्त हुआ था। हालांकि उसे लगा कि उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से नेदर मैडन को हराने में सक्षम थी। इसलिए वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट होने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक नेदर मैडन उसके सामने प्रकट हुई और उसकी ओर अपनी उंगली टैप की। यांग यी ने जब यह दृश्य देखा तो उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह हार नहीं मानना। हालांकि उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आने में ज्यादा समय नहीं लगा।
क्योंकि उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति वास्तव में तेजी से बहने लगी थी। बस एक पल में उसने अपने जीवन के कम से कम 100 साल खो दिए थे। इसके अलावा उसके शरीर पर मृत्यु ऊर्जा के धागे दिखाई देने लगे थे। लेकिन एक पल में ही उसके भीतर से अचानक ऊर्जा की एक किरण बाहर निकली और फिर मृत्यु ऊर्जा के धागे तुरंत गायब हो गए। इसके अलावा उसे लगा जैसे उसका शरीर जीवन शक्ति से भर गया है और जो जीवन काल उसने अभी अभी खोया था वह एक बार फिर वापस आ गया है। वह क्या था? यांग ये आश्चर्यचकित था। जीवन और मृत्यु का उल्टा मामला। नेदरमैडन ने सपाट लहजे में कहा, मैंने इसे अभी अभी समझा है। यह बहुत ही भयानक है। यांग ये ने कहा। वह विनम्र नहीं था। उसकी क्षमता वास्तव में बहुत भयानक थी, या इसे बहुत भयानक कहा जाना चाहिए। कई लोगों के लिए जीवन काल बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर उन विशेषज्ञों के लिए जो बहुत लंबे समय से कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। यहाँ तक जीवन काल का एक दिन भी उनके लिए बहुत कीमती था। अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति नेदरमैडन से भिड़ जाए तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह उस व्यक्ति को एक पल में मार सकती है। इस बीच नेदरमैडन ने कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर उसने कहा, जल्दी से उन्हें अपने साथ ले जाओ और काम पूरा होने के बाद रेडियंट आयाम छोड़ दो। यह एक ध्वनि प्रसारण था। वह अंतिम अंश उन्हें ध्वनि संचरण के माध्यम से भेजा गया था। यांग ये हैरान था, क्यों? नेदरमैडन ने उसकी आंखों में देखा, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलट गई और वहीं गायब हो गई। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ होने वाला है। टकराना। अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां 3 भयानक आभाएं प्रकट हुईं। पूरी दुनिया उनके सामने कांपने लगी। सम्राटों की आभा। जियाओ बिली और वाइट दिया आयाम के अन्य विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर बुरी तरह पीले पड़ गए। 3 सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, वे एक सम्राट से भी नहीं लड़ सकते थे। फिर भी अब वास्तव में 3 सम्राटों को यहां भेजा गया था। इस बीच मोशी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। यांगे, तुम्हें वास्तव में नरक के द्वार से गुजरने की कोशिश करनी थी। ओह! तलवार की चीख गूंजी। तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमकी, और यह इतनी तेज थी कि कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अनुभव करना। वे अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए थे कि मोजी का सिर हवा में उड़ गया और उसके साथ खून का एक खंभा भी था। यह एक बेहद खूनी दृश्य था। यांग ये ने उड़ते हुए सिर की ओर देखा और उदासीनता से बोला, तुम बकवास से भरे हुए थे। वहां मौजूद दूसरे विशेषज्ञ भी वहीं अकड़ गए। उन्हें सदमे से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उनकी आंखों में खुला खौफ दिखाई दिया। आखिरकार यांग यी ने एक अर्ध सम्राट को ऐसे मारा था जैसे वह एक मुर्गे का वध कर रहा हो। जियो बिली और अन्य लोगों के लिए वे मौके पर ही दंग रह गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये की ताकत वास्तव में इतनी भयानक स्तर पर होगी। आखिरकार एक अर्ध सम्राट को इतनी आसानी से मार दिया गया था। क्या यह थोड़ा ज्यादा डरावना नहीं था? इस बीच वाइट डी आयाम के ऊपर आसमान में 3 सम्राट दिखाई दिए। उनकी निगाहें यांग यी पर पड़ीं, और काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समूह का नेतृत्व करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने स्वर्ग की आंख को नष्ट कर दिया है। यांग ये ने सिर हिलाया। काले लबादे पहने अधेड़ आदमी का चेहरा तुरंत उदास हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर उसके गले पर खून जैसा लाल निशान दिखाई दिया। कुछ ही पल बाद उसका सिर एक तरफ झुका और उसकी गर्दन से नीचे लुढ़क गया। सभी दर्शक भयभीत हो गए। काले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में खड़े अन्य लोगों के लिए यह और भी बुरा था। अचानक तलवार की ऊर्जा की 2 और किरणें चमक उठीं, लेकिन यांग ये के अलावा कोई भी उन्हें नहीं देख सका। कुछ क्षण की शांति के बाद अन्य 2 व्यक्तियों के सिर एक ओर झुक गए और पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह ही उनके गर्दन से नीचे उतर गए। एक ही क्षण में 3 सम्राट मारे गए। यहाँ हर कोई हैरान था। इस समय उनके दिमाग पूरी तरह से खाली थे। हालांकि 4 महान कुलों के सदस्यों को अपने सदमे से तुरंत उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यांग ये उन्हें देख रहा था। जब उन्होंने यांग ये को अपनी ओर देखते देखा तो वे डर गए। वे भागना चाहते थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। यांग ये की नज़र म्यू कबीले की खूबसूरत महिलाओं पर पड़ी। उसने स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया क्योंकि वह वही महिला थी, एक किंग जिसे एल्डम्यू ने उसे खोजने के लिए कहा था। इसके अलावा उसने यांग ये से यह भी कहा था कि अगर वह मर गई तो म्यू कबीले को खत्म कर दे। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, म्यू कबीले के लोग एक तरफ हट सकते हैं। जब उस सुंदर महिला ने उसकी बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली और फिर वह जल्दी से म्यू कबीले के अन्य लोगों को एक तरफ ले गई। इस बीच यांग ये ने झूगे कबीले की ओर देखा। झूगे युन कौन है? यांग ये के बोलने के बाद कुछ समय बीत गया और फिर एक महिला आगे आई। यांग ये ने एक स्क्रॉल उसकी ओर
उछाला, आपके बड़े भाई झूगे शेनमो ने मुझे इसे आपको देने के लिए कहा था। महिला का शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर उसने कहा, वह मर गया है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, एक तरफ हट जाओ। उसने स्क्रॉल लिया, उसकी ओर देखा और फिर म्यू कबीले की ओर चली गई। इस बीच झूगे कबीले के मुखिया ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, युवा भाई यांग, यह हमारी गलती थी। हम अभी चले जाएंगे और व्हाइट दिया अकादमी को कभी नाराज नहीं करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये का स्वरूप वहीं गायब हो गया। अनुभव करना। झूगे कबीले के कुलपिता का सिर हवा में उड़ गया और झूगे कबीले के अन्य साधकों के सिर भी उड़ गए। यहाँ मौजूद अन्य लोग यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। भाग जाना। वे पीछे मुड़ने और भागने में संकोच नहीं करते थे। हालांकि वे यांग यी की तलवार से तेज कैसे हो सकते थे? जो सबसे तेजी से भागे वे सबसे पहले मारे गए। यह एक नरसंहार था। चीखें लगातार गूंज रही थीं, सिर लगातार उछल रहे थे, खून के खंभे लगातार हवा में उठ रहे थे और चारों ओर खून ही खून था। म्यू कबीले के विशेषज्ञ भयानक रूप से पीले पड़ गए तथा इस दृश्य को देखकर उनके शरीर कांपने लगे। जियो बिएली और अन्य लोग उनके सामने के दृश्य को देखकर हैरान थे क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये इस तरह का नरसंहार करेगा। 10 सांसों से भी कम समय में लगभग 100 सिर उनके शरीर से अलग हो गए थे और कोई भी बचकर निकलने में सफल नहीं हो सका था। स्वर्ग के ग्रेवस्टोन ने यहाँ का सारा खून सोख लिया। यांग ये ने स्वर्ग के ग्रेवस्टोन को वापस अपने शरीर में खींच लिया और फिर उसने म्यू कबीले को देखा। म्यू कबीले के सभी विशेषज्ञ पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए और कुछ के पैर कांपने लगे। यांग ये की नज़र खूबसूरत महिला एक किंग पर पड़ी और उसने कहा, एल्दम्यू मेरे लिए बहुत अच्छे थे और अगर वे न होते तो मैं कई मौकों पर मर जाता। उन्हें मेरे जीवन का एकमात्र सच्चा गुरु माना जा सकता है। तुम एक ऐसी शख्सियत हो जिसकी उन्हें परवाह है, इसलिए तुम और म्यू कबीले जीवित रह सकते हो। उस पर एल्दम्यू का बहुत बड़ा कर्ज था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसकी एल्दम्यू परवाह करते हों। म्यू कबीले के विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। उन्हें नहीं पता था कि यांग यी किसके बारे में बात कर रहा था, नहीं वे यह जानना चाहते थे कि एल्दम्यू कौन था। उन्हें बस इतना पता था कि वे जीवित रह सकते हैं। धन्यवाद, सुंदर महिला ने धीमी आवाज में कहा जबकि उसकी मुट्ठियां आखिरकार ढीली पड़ गईं। अगर वह कहती कि वह घबराई नहीं थी तो यह झूठ होगा। आखिरकार जब यांग ये ने हत्या करना शुरू किया तो वह बहुत भयानक था। यांग ये ने कहा, घर वापस जाओ। सुंदर महिला ने सिर हिलाया और यांग ये की ओर देखा। वह उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिर से अपना आभार व्यक्त किया और फिर म्यू कबीले की सेनाओं को दूर ले गई। इस बीच झूगे युन ने पूछा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? भले ही जुगे कबीले के विशेषज्ञों का पूरी तरह से कत्लेआम हो चुका था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी और उसने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। बेशक मुख्य कारण यह था कि उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसने कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत की तो उसका सिर हवा में उड़ जाएगा। यांग ये ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, मैं तुम्हारे भाई को जानता था। झूगे युन ने पूछा, उसने और क्या कहा? यांग ये ने जवाब दिया, उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में कोई विचार न रखूं। झूगे युन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आगे बढ़ो। जैसे ही यांग ये ने बात खत्म की, यांग ये ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। झूगे युन ने यांग ये की ओर देखा और फिर मुड़कर चली गई। झूगे युन के चले जाने के बाद जियाओ बिली यांग ये के पास पहुंच गया। अचानक उसने भौहें सिकोड़ी, आसमान की ओर देखा और फिर एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम आश्वस्त हो? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, युक्सी कहाँ है? मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। जियाओ बियली ने जवाब दिया, वह बंद कमरे में साधना कर रही है। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया। वह बोलने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक बहुत ही भयानक आभा उतरी। जियाओ बियली की आवाज कांप उठी, क्या वह एक वोइडर है? एक बूढ़े आदमी को आकाश से नीचे आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग यी का चेहरा तुरंत उतर गया जब उसने बूढ़े आदमी को देखा। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने उस दिन लेडी से लड़ाई की थी और वह एक सच्चा शून्यवादी था जिसने समय के नियमों को समझ लिया था। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, बूढ़े आदमी का चेहरा भी उदास हो गया। यह तुम हो? जब दुश्मन एक दूसरे का सामना करते हैं तो आंखें नफरत से जल उठती हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।